हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सभी को नए साल की बहुत बहुत बधाई। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। और आज हम पूरा करंट अफेयर 2021 का इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं और क्या क्या है आपको ये भी दिखा देते हैं। ठीक है, उस हिसाब से हम आपको बताते हैं और कोई भी टॉपिक छूटने नहीं वाला। जितने भी इम्पोर्टेंट है सभी की बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो पॉइंट है हमारा पहले विज्ञान से है, फिर दिसंबर लास्ट का करंट अफेयर है, बाकी जनवरी टू टोटल है। ठीक है, और स्पेशली दिसंबर का भी लिख दिया गया है। बाकी अंतरिक्ष मिशन जो हुए हैं, भारत व विश्व द्वारा लॉन्च अंतरिक्ष मिशन 2021 के राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व की बात की गई, जो चर्चा में रहे। ठीक है, फिर उसके बाद प्रमुख त्यौहार और महोत्सव, संगीत और नृत्य और पुरस्कार खिताब। ठीक है, फिर उसके बाद प्रमुख निधन, पर्यावरण से रिलेटेड करंट अफेयर, भारत के आगामी लक्ष्य और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे आगामी खेल का आयोजन, फिर उसके बाद खेल से संबंधित और प्रमुख दिवस, प्रमुख योजनाएं और प्रमुख पुस्तकें, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। वर्ष 2021 के ऑपरेशंस क्या क्या रहे और प्रमुख सूचकांक 2021 के और भारत की रिपोर्ट। ठीक है, ओके, तो चलते हैं अपने टॉपिक पे, अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अभी हाल ही में चर्चा में रही हरनाज संधू। ठीक है, जो कि मिस यूनिवर्स 2021 का ताज जीत चुकी है और ये अभी इसराइल के इहात में हुई थी। ठीक है, ये प्रतियोगिता। और अगर बात करें 2020 की, तो इसमें एंड्रिया मेजा थी, जो कि मैक्सिको की थी। ठीक है, अभी तक भारत ने 3 मिस यूनिवर्स के खिताब जीते हैं, जिसमें कि 2000 में लारा दत्ता ने और 1994 सुष्मिता सेन ने। ठीक है, इसके आगे बात करते हैं लोवी इंस्टीट्यूट एशिया पावर इंडेक्स। इसमें एशिया के द्वारा ये रिपोर्ट तैयार की जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, शक्तिशाली देशों की सूची की बात की जाती है। तो इसमें टॉप पे जो है अमेरिका है। अक्सर जो शक्तिशाली देशों की सूची रहती है उसमें अक्सर अमेरिका रहता है और सेकंड नंबर पे चाइना या जापान रहता है। ठीक है, और यहाँ पे सेकंड नंबर पे चाइना है, फिर जापान है। भारत की जो रैंक है उसमें फोर्थ है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है, इसका रीज़न क्या है कि 28वीं सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे को इस दिन सेनाध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, फिर अगर अन्य बात करें, नौसेना डे 4 दिसंबर को मनाया जाता है। इंडियन एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और पूर्व शक्ति 2021 का अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में एक सैन्य अभ्यास है। और एक्वेरिन अभ्यास, जो कि अभी हाल ही में हुआ दिसंबर में, भारत और मालदीव के बीच में। ठीक है, होता है। डेविस कप की बात करें तो दिसंबर 2021 में हुआ है। इसका विजेता रहा है रूस रहा है। ठीक है, और सेकंड नंबर पे रहा है मारिन सिलिक। और अगर बात करें कि डेविस कप का विजेता रूस अभी तक 3 खिताब जीत चुका है। ठीक है, और अभी दिसंबर 2021 में डेनियल मेदवेदेव के द्वारा रूस ने खिताब जीता है। ठीक है, ये टेनिस से संबंधित है। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। अबू धाबी ग्रांड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस, और इसको विजेता कौन है इसकी? मैक्स स्टैपेन। और इसकी विजेता है। ठीक है, और हार किसकी हुई? लुइस हैमिल्टन की। ओके, जो कि रेडबुल की ड्राइवर हैं, और हार लुइस हैमिल्टन की हुई। ठीक है, और अगर अन्य की बात करें जो कि हाल ही नवंबर दिसंबर में हुई है, तो अगर सऊदी अरब की बात करेंगे तो इसमें कौन जीता है? लुइस हैमिल्टन। और कतर ब्राज़ील, इसमें भी लुइस हैमिल्टन ने ही जीता है। फिर बात करें अगर मैक्सिको और अमेरिका की, तो इसमें मैक्स स्टैपेन जीते हैं। ठीक है, और तुर्की का जो हुआ है उसमें वाल्टूरा बोटास ने जीता हुआ है। फाउंडेशन पुरस्कार दिया गया है, जो कि गणितज्ञों को बेसिकली दिया जाता है, जो कि 18 से 45 वर्ष के होते हैं। ठीक है, तो उसमें जो है नीना गुप्ता हैं, भारत की नीना गुप्ता, उन्हें दिया गया है। फिर रामसर साइट की बात करें, अभी हाल ही दिसंबर में एक रामसर साइट जो शामिल की गई है। ठीक है, हैदरपुर वेटलैंड, जो कि यूपी बिजनौर में स्थित है। और सबसे अधिक आज तक की यूके और सबसे अधिक बात करें, सबसे अधिक यूके में है। ठीक है, उसके बाद में क्या में तो आपको बताते हैं। ठीक है, थोड़ी चीज़ें आप मैप से देख सकते हैं। और ये रहा आपका यूपी। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें अभी हाल ही में हुई हैं,
यहाँ पे यूपी की बात करते हैं तो यूपी की राजधानी हम सभी तो जानते होंगे, यहाँ की राजधानी है लखनऊ है, ठीक है, जो कि सेंट्रल में स्थित है। फिर अगर बात करेंगे यहाँ पे अभी अभी प्रधानमंत्री मोदी ने, पीएम ने गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है यहाँ पे, ठीक है, जो कि शाहजहाँपुर में किया है यहाँ पे। और फिर अगर बात करें कि यहाँ पे जो अम, बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जो कि वाराणसी में स्थित है, ठीक है, ये वाराणसी है। और फिर अगर बात करें हम यहाँ पे रक्षा औद्योगिक गलियारा बनाया जा रहा है, जो कि झांसी में स्थित है। आपको झांसी दिखा देते हैं, एक मिनट। ये झांसी का एरिया है, ठीक है, ये झांसी का एरिया है इधर। फिर अगर हम बात करें कि सुल्तानपुर पूर्वांचल एक्सप्रेस वे सुल्तानपुर टू लखनऊ बनाया जा रहा है, ठीक है, लखनऊ टू गाजीपुर, यहाँ का जो क्या बोलते हैं उद्घाटन सुल्तानपुर में किया गया है, ठीक है, लखनऊ टू गाजीपुर। फिर उसके बाद अगर बात करें 21 में टाइम्स पत्रिका के द्वारा एलन मस्क को चुना गया है, ठीक है, आप लोग तो जानते होंगे स्पेस एक्स और के फाउंडर हैं, सीईओ हैं, ठीक है। और फिर 2020 की अगर बात करें तो इसमें बाइडन और कमला हैरिस इस टाइम्स पत्रिका की पर्सन ऑफ द ईयर थी, ठीक है। और इस टाइम पत्रिका ने हीरोज ऑफ द ईयर किसे चुना है, तो ये अगर बात करें तो वैक्सीन जो निर्माता हैं इन्हें हीरोज ऑफ द ईयर, वैक्सीन निर्माता है, ठीक है, वैक्सीन निर्माता जो डॉक्टर हैं उन्हें हीरोज ऑफ द ईयर 2021 टाइम्स पत्रिका में इन्हें जगह दी गई, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। सिविक एथिक्स जो बुक है इसका विमोचन अभी अभी हाल ही में दिसंबर में वेंकैया नायडू के द्वारा किया गया। इसके जो लेखक हैं प्रभात कुमार हैं, ठीक है, ये झारखंड के पूर्व गवर्नर और कैबिनेट सचिव थे, ठीक है। और फिर अगर हम बात करें इसके आगे चलते हैं तो कानबुक क्या है, इसकी अगर बात करेंगे, भारतीय फाउंडेशन के साथ नीति आयोग ने मिलकर कानबुक लॉन्च किया है, ठीक है। कानबुक एक क्या है, एक थिंक टैंक है जो कि बात करेगा कि युवाओं की शिक्षा के लिए कैसे उसको बेहतर बनाया जाए, ये सारी चीज़ें, ठीक है, एक थिंक टैंक की तरह वर्क करेगा। ये एक शोध संगोष्ठी है, ओके। फिर आगे हम अगर बढ़ते हैं, आगे अगर बात करेंगे तो श्रीकांत माधव वैद्य, इनसे रिलेटेड क्या हुआ, विश्व एलपीजी संघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। ये इंडिया के सेकंड ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें कि विश्व एलपीजी संघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, ठीक है। और ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अध्यक्ष हैं वर्तमान में अपने इंडिया में, ठीक है। और कुछ इनके बारे में, जैसे कि वर्ल्ड एलपीजी ऑर्गेनाइजेशन कहाँ है, इसका मुख्यालय पेरिस में है, ठीक है। इसमें टोटल मेंबर की अगर बात करें तो 300 लगभग मेंबर हैं और 125 प्लस देशों में यहाँ पे एलपीजी कनेक्शन जो संघ है उसके द्वारा संचालन हो रखा है, ठीक है। और इसकी अगर बात करें इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की बात करें तो ये सब देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र बनाने जा रहा है मथुरा रिफाइनरी के द्वारा, ठीक है, ये देश का पहला है जो कि यूपी में बनने जा रहा है, ओके। फिर अगर हम बात करें कुछ चीज़ें इनके बारे में और है, जैसे कि आईओसी का मुख्यालय मुंबई और इसका जो स्थापना हुआ था 13 जून 1959 में हुआ था, ठीक है। रिपोर्ट आई आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, इसके तहत प्रत्येक जो राज्य है इसने अपने अपने यहाँ पे युवाओं को या बेरोजगार लोगों को अधिक से अधिक वहाँ पे रोजगार प्रदान किया थी, ठीक है। तो इसमें सबसे टॉप पोजीशन की अगर हम बात करेंगे, टॉप पे महाराष्ट्र है, फिर उसके बाद सेकंड पे गुजरात है। गुजरात तो आप तो जानते होंगे, वहाँ पे बिजनेसमैन की कमी नहीं है, ठीक है, बिजनेस के लिए काफ़ी जाना जाता है। फिर तमिलनाडु है और फोर्थ पे कर्नाटका, फिफ्थ पे हमारा यूपी है, ठीक है। और इसमें बात करें सबसे नीचे कौन सा है, नीचे नागालैंड है, यहाँ पे कुछ 57 एवन कुछ रजिस्टर्ड है बस, ठीक है। फिर अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में अगर हम बात करें नेशनल पार्क की, तो इसमें चमोली, गुगामल और संजय गांधी तड़ोबा, ये नेशनल पार्क यहाँ के हैं। और अगर बांध की बात करें, बांध ये अभी हाल ही में चर्चा में चल रहा है, ठीक है, कोयना बांध जो कि कोयना नदी पे स्थित है। और फिर अगर हम बात करें जायकवाड़ी गोदावरी नदी पे और मुल्लागिरी, ठीक है, ये सारे एमपी में है, ओके। फिर आगे हम चलते हैं, फिर हम बात करेंगे रामसर साइट 2021 की, ठीक है। और इसमें भारत जो शामिल हुआ था 1982 में सबसे पहले शामिल हुआ था। दिसंबर 2021 में रामसर साइट में शामिल होने वाला जो राज्य यूपी है, यूपी का जो क्षेत्र है हैदरपुर वेटलैंड है, ठीक है। इसके साथ में यूपी में सर्वाधिक वेटलैंड साइट हो गई हैं जो कि 9 है। अगर बात करें पूरे विश्व में सबसे अधिक कहाँ पे हैं तो यूके में है, ठीक है। रामसर कन्वेंशन का मतलब क्या है, इसका आर्द्रभूमि इसकी परिभाषा कैसे देता है, तो इसका मतलब ये होता है कि जो स्थायी रूप से या मौसमी रूप से पानी से संतृप्त है उसे हम
आर्द्र भूमि कहते हैं, और यहाँ पे एक अलग ही इन्वायरमेंट जनरेट हो जाता है। ठीक है, तो स्थायी रूप से जैसे कि किसी नदी, झील या फिर समुद्र के किनारे का जो एरिया होता है उसे स्थायी रूप से, मौसमी रूप से या मतलब ऐसा एरिया जहाँ पे मतलब मौसम के हिसाब से एक इन्वायरमेंट चेंज होता है, हो जाता है। ठीक है, वहाँ पे अलग अलग प्रजाति उत्पन्न हो जाती हैं, तो उस हिसाब का मौसमी कहते हैं। ठीक है, इसमें मेनली 3 पार्ट में ये लोग डिवाइड करते हैं: अंतर्देशीय आर्द्रभूमि, तटीय आर्द्रभूमि और मानव निर्मित। ठीक है, अंतर्देशीय के अंतर्गत जैसे कि तालाब, दलदल, झीलें, इत्यादि आता है। फिर तटीय भूमि के अंतर्गत जैसे खारे पानी के दलदल और मुहाना। ठीक है, ये समुद्री किनारा अक्सर होते हैं। मानव निर्मित में जैसे फिश पॉन्ड हो गया, चावल के पेड़ हो गए। ठीक है, ये सारी चीज़ें आती हैं मानव निर्मित में। फिर आगे देखते हैं मुख्य उद्देश्य क्या है रामसर कन्वेंशन का। इसका उद्देश्य है कि आर्द्रभूमि का संरक्षण और इसका सतत उपयोग, ठीक है, इसका दोहन ना हो, इसके लिए होता है। फिर अगस्त 2021 में क्या हुआ है कि 2000 गुजराती थोल और बाथवान को, और हरियाणा का सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य और भिंडवाना को इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, अगस्त की बात है। अक्टूबर 2021 में क्या हुआ है, भूपेंद्र यादव ने एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसे वेटलैंड ऑफ इंडिया पोर्टल कहा गया है। ठीक है, ये वेटलैंड से ही संबंधित है, और भारत का पहला रामसर साइट जो उसकी बात करेंगे चिल्का झील है। फिर अगर बात करेंगे भारत का पहला कृत्रिम आर्द्रभूमि स्थल कौन सा था, जो कि हरिकेन बैराज एचपी में है। ठीक है, फिर आगे हम बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश की बात कर रहे थे। फिर बात करते हैं पर्सन ऑफ द ईयर 2021 में टाइम्स पत्रिका में किसी जगह दी गई है, तो एलन मस्क को इसमें जगह दी गई है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर। ठीक है, ये स्पेस एक्स के फाउंडर और सीईओ हैं, आप लोग तो जानते होंगे, काफ़ी चर्चा में रहते हैं। फिर अगर बात करें 2020 में टाइम्स पत्रिका ने किसी पर्सन ऑफ द ईयर चुना था, तो बाइडन और कमला हैरिस को। ठीक है, हीरोज़ ऑफ द ईयर 2021 टाइम्स पत्रिका ने किसे चुना है, तो वैक्सीन निर्माता जितने भी डॉक्टर हैं उन्हें हीरोज़ ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं हम लोग। अब बात करते हैं 7th डॉक्टर MS स्वामीनाथन अवार्ड किसे मिला है। ये डॉक्टर वी प्रवीण राव को मिला हुआ है। ठीक है, 2019 और 2017 से 19 के लिए 2021 में इन्हें पुरस्कार दिया गया है, जो कि इसमें 2 लाख की राशि होती है, एक स्वर्ण पदक और एक प्रशस्ति पत्र होता है। ठीक है, जो कि 10 दिसंबर को दिया जाता है। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, इसी दिन दिया जाता है। ठीक है, ये स्वीडन स्टॉकहोम में दिया जाता है। सबसे बात करते हैं, ये 6 कैटेगरी में दिया जाता है। तो पहली कैटेगरी जैसे फिजियोलॉजी है, जिसमें कि डेविस जूलियस और आर्देम पैटे पाउटी को दिया गया है। रसायन विज्ञान की बात करें, बेंजीन सूची और डेविड WC मैस। ठीक है, बेंजीन तो आप लोग जानते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, तो इस हिसाब से थोड़ा रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, बेंजीन सूची और डेविड WC मैस। फिर भौतिकी की बात करें तो शिवकुरु, मानवे और हैशलमैन और पेरिसी। ठीक है, साहित्य की बात करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक लोगों को दिया गया इसके लिए, तो अब्दुल रज्जाक जिन्हें कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है। शांति की बात करें, मारिया रशा और दिमित्री। ठीक है, फिर आर्थिक विकास में अगर बात करें, आर्थिक विज्ञान की बात करें तो इसमें कौन है, डेविड कार्ड और जोशुआ और क्विटो। ठीक है, यहाँ पे अगर हम ट्रिक की बात करें तो जैसे डेबिट कार्ड जोश जोश में देना गुड बात नहीं है। ठीक है, डेबिट कार्ड रुपये पैसों की बात हो रही है, डेबिट कार्ड तो आर्थिक में आएगा, तो यहाँ पे डेबिट कार्ड जोश जोश में देना गुड बात नहीं है। आप किसी को डेबिट कार्ड अपना दे देंगे तो वो शॉपिंग वॉपिंग करके आपका डेबिट कार्ड के जितने पैसे बराबर कर देगा, तो उस हिसाब से आप ट्रिक इसके बना करके याद कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। फोर्ब्स सूची 2021 दिसंबर में लॉन्च हुई है। इसमें क्या बताया गया कि दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची, इसमें 100 महिलाओं को शामिल किया गया है। इसमें इंडिया की 4 महिलाएं हैं। ठीक है, लेकिन फर्स्ट की अगर हम पहले बात करें तो मैकेंजी स्कॉट है, जो कि जेफ बेजोस की जो तलाकशुदा वाइफ है वो है। ठीक है, फिर सेकंड नंबर पे कमला हैरिस, आप लोग जानते होंगे। ठीक है, उपराष्ट्रपति हैं USA की, और क्रिस्टीन लेगार्ड थर्ड नंबर पे है। भारतीय में अगर बात करें, भारतीय में सबसे ऊपर जो है निर्मला सीतारमण है। ठीक है,
फिर उसके बाद रोशनी नादर हैं जो कि HCL कॉरपोरेशन की CEO हैं। फिर किरण मजूमदार हैं। फिर उसके बाद अगर बात करें फाल्गुनी नायर जो कि नायका ब्रांड है ब्यूटी प्रोडक्ट जो लॉन्च करता है, मतलब ब्यूटी प्रोडक्ट, ठीक है, बनाते हैं ये लोग। तो इस प्रकार ये 4 लोग हो गए, रोशनी नादर, किरण मजूमदार, निर्मला सीतारमण और फाल्गुनी नायर, ठीक है, इतने लोग हो गए। फिर आगे चलते हैं हम लोग। कलिंग साहित्य पुरस्कार, महिला लेखक पुरस्कार इसमें दिया गया है, तो उसमें है दिव्या दत्ता, ठीक है। कलिंग पुरस्कार ये उड़ीसा सरकार के द्वारा साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है। पुरुष की अगर बात करें तो पुरुष हैं इसमें उद्गाता और अरुण कमल, ठीक है। आगे चलते हैं। पब्लिक सर्विस एथिक्स पुरस्कार, नहीं सॉरी, पब्लिक सर्विस एथिक्स पुस्तक विमोचन इसका वेंकैया नायडू ने किया है। और इसके जो लेखक की बात करें तो प्रभात कुमार है, ठीक है, झारखंड के पूर्व गवर्नर और कैबिनेट सचिव हैं। पब्लिक सर्विस एथिक्स जो पुस्तक है, ठीक है। फिर कानून क्या है, ये एक सम्मेलन है, ठीक है, और ये एक शोध संगोष्ठी है। ये भारतीय फाउंडेशन के साथ नीति आयोग ने मिलकर के कानून 2021-22 को लॉन्च किया है, ओके। फिर अगर बात करें श्रीकांत माधव वैद्य जो कि चर्चा में रहे, इनका मतलब क्या है, ये विश्व LPG संघ के अध्यक्ष चुने गए हैं। ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अध्यक्ष हैं वर्तमान में, ठीक है। और वर्ल्ड LPG का संघ जो बात करें, इसका मुख्यालय है पेरिस में है। इसमें टोटल मेंबर की बात करें 125 से अधिक है, और इसका जो संचालन हो रहा है 125 से अधिक देशों में हो रहा है, ठीक है। और अगर बात करें ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र की, इंडिया में ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र बन रहा है जो कि मथुरा रिफाइनरी में देश का पहला बन रहा है, ठीक है। इसका मुख्यालय अगर बात करें इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का, तो मुंबई इसका मुख्यालय है, ठीक है। 2021 10 दिसंबर को मनाया जाता है। इसे नोबेल प्राइज़ भी दिया जाता है, ठीक है। तो इसकी जो थीम थी, इक्वलिटी, रिड्यूसिंग इन इक्वलिटीज़ एंड एडवांसिंग ह्यूमन राइट्स, ठीक है। इसे UDHR के द्वारा मनाया जाता है, ओके। फिर अगर हम बात करें आत्मनिर्भर भारत योजना, इसके तहत जो रिपोर्ट लॉन्च की गई है उसकी बात करेंगे। सबसे अधिक लाभार्थी वाले राज्यों की बात करेंगे तो इसमें सबसे अधिक लाभ जो मिला है महाराष्ट्र के लोगों को मिला है। फिर उसके बाद गुजरात है, फिर उसके बाद तमिलनाडु है, ठीक है। और यूपी की अगर बात करें ये 5th नंबर पे है, और नागालैंड इसमें सबसे नीचे है, ठीक है। और की बात कर लेते हैं, जैसे कि चमोली, गुगामल और संजय गांधी और तडोबा, ठीक है। और बांध की अगर बात करें तो कोयना और जैकवाड़ी, गोदावरी। और बात करें वुमन ऑफ द ईयर 2021 बाई वर्ल्ड एथलीट के द्वारा किसे घोषित किया गया है, अंजू बाबी जाट को घोषित किया गया है, ठीक है। इन्होंने लंबी कूद में विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है, ओके। फिर अगर हम बात करें ये दिसंबर 2021 में भारत इसका सदस्य बना है G20 ट्राइका का, और भारत 2023 में इसकी अध्यक्षता करने वाला है। और अन्य जो कि अभी हाल ही में सदस्यता जिन्होंने ग्रहण की है, इसमें इंडोनेशिया और इटली है। इंडोनेशिया ने 2022 में सदस्यता स्वीकार की है, G20 स्वीकार करेगा, ठीक है। और G20 2021 का आयोजन जो बात करें तो ये इटली में हुआ था, ओके। फिर एशियाई युवा पैरालंपिक गेम्स की बात करें तो ये इसका आयोजन बहरीन में हुआ था, और इसमें स्वर्ण पदक किस किसने जीता है उनकी बात कर लेते हैं। इसमें स्वर्ण पदक जो जीता है कशिश लाकड़ा, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है क्लब थ्रो में। और लक्षित इन्होंने भाला फेंक में जीता है कांस्य पदक। आर नीलम इन्होंने कांस्य पदक 60 फुट में जीता है। और अनन्या बंसल ने रजत पदक जीता है, ठीक है। अभी तक कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें बात कर लेते हैं। 2 पैरालंपिक पदक विजेता कौन है, अमिल लाकड़ा जो कि पहली भारतीय महिला बन गई है। और 2 स्वर्ण पदक पैरालंपिक में जीतने वाले पहले व्यक्ति जो बन गए हैं वो हैं देवेंद्र झाझड़िया, ठीक है। ये पहले
पुरुष बन गए हैं, भारतीय पुरुष बन गए हैं। 2020 टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक इन्होंने जीता था। ओके। हार्नबिल महोत्सव ये नागालैंड में इसका आयोजन हुआ है। और इसकी बात करें अगर नागालैंड की कुछ इसका राजकीय पशु क्या है, गायल है। राजकीय पक्षी कौन सा है, पॉइल ट्राइगोपैन, ठीक है। और यहाँ का जो नेशनल पार्क की बात करें इटाकी, और यहाँ का जो बांध है दोयांग बांध यहाँ का प्रसिद्ध है, ठीक है। फिर सरको मशीन अभी का हाल ही में चर्चा में थी। इसे सुसाइड मशीन भी कहते हैं, ठीक है। ये स्विट्जरलैंड के द्वारा तैयार की गई है। और इसके जो निर्माता है स्विस प्राइक है। इसको सुसाइड मशीन क्यों कहते हैं, इसमें क्या है कि ये एक ताबूत की तरह मशीन है। और इस मशीन में अगर कोई जिंदा और ठीक ठाक इंसान या कैसा भी जिंदा इंसान अगर उसमें लेट जाए तो उसमें बस कुछ मिनट में ही अगर अपने आंखें बंद कर लें तो उसका ऑक्सीजन लेवल उसकी बॉडी का कम हो जाता है। तो बिना दर्द के ही उसको आसानी से मौत हो जाती है, ठीक है। तो ये एक सुसाइड मशीन इसीलिए इसका नाम दिया गया है, ठीक है। 100% टीकाकरण वाला राज्य कौन सा बन गया है, हिमाचल प्रदेश, जो कि वयस्क आबादी को लगाया जा रहा था, ठीक है। असम वैभव पुरस्कार किसे दिया गया है, ये रतन टाटा को दिया गया। क्यों दिया गया, क्योंकि इन्होंने असम सरकार में 19 कैंसर देखभाल इकाइयों को स्थापित करने में इन्होंने मदद की है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगर बात कर लेते हैं तो एनडीवी में सदस्य अभी बना हुआ है। यूएई, उरुग्वे और बांग्लादेश बने हुए हैं, ठीक है। ऑपरेशन वेल जो कि एम दुबई के नाम से जाना जा रहा है, ये हाल ही में चर्चा में इसलिए है क्योंकि ये विश्व का सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन व्हील बना रहा है, ठीक है। एक झूले के टाइप में है जिससे आप दुबई के दर्शन कर सकते हैं एक ही जगह से, ठीक है। उसके आगे बढ़ते हैं। 2021 राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप ताशकंद में इसका आयोजन हुआ है। इसमें जो इंडियन विजेता है उनकी अगर बात करें तो इसमें कौन कौन है, इसमें 59 केजी में हजारिका पोपी जिन्होंने रजत पदक जीता है। रफियात लावात इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है हजारिका पोपी को हरा करके, ठीक है। ये नाइजीरिया की हैं। और पुरुष में संकेत महादेव इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, ओके। फिर WHO ने एक स्टडी ट्रैकर लॉन्च किया है जिसको इन्होंने नाम दिया है SARS-CoV-2 ओमिक्रॉन वेरिएंट एसिस एंड एनियल मॉडल। इन्होंने स्टडी ट्रैकर लॉन्च किया है, ठीक है। आज इंडिया में WHO में 194 देश शामिल हैं। इसकी स्थापना जो 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं डॉक्टर टेड्रोस हैं। विश्व एड्स दिवस आपको बता दिया था। लिविंग इंडेक्स 2021 दिसंबर, ये रैंक क्या बताती है कि विश्व में सबसे सेफ सिटी कौन सा है, कहाँ पे रहना सबसे बेहतर है, ठीक है। तो टॉप पर कौन है, तेल अवीव जो कि इसराइल का है। और सेकंड पे अगर बात करें तो पेरिस और सिंगापुर है। फोर्थ में ज्यूरिख है, ठीक है। महापरिनिर्वाण डे कब मनाया जाता है, 6 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निधन हुआ था, ठीक है। और अन्य की अगर बात कर लें जैसे कि बुद्ध पूर्णिमा और बुद्ध जयंती एक ही दिन मनाया जाता है, वैसाखी 26 मई को मनाया जाता है। फिर फॉर्च्यून इंडिया रैंक 2021 की बात करें तो इसमें टॉप पे जो है निर्मला सीतारमण है और सेकंड पे नीना अंबाना है, ठीक है। रिलायंस की फाउंडेशन नीना अंबानी, सॉरी यहाँ पे कुछ गलत लिखा हुआ है, नीना अंबानी है। करेंगे लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक, ठीक है। तो इसमें जो रहा है सबसे टॉप पोजीशन पे बात करेंगे तो ये गुजरात है, सेकंड पे हरियाणा है, ठीक है। और ये किसके द्वारा लॉन्च की जाती है, वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के द्वारा इसे लॉन्च किया जाता है, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे यूपी की तो यूपी में सबसे बेहतर प्रदर्शन वाला राज्य की बात करें, ठीक है, तो यूपी है, ओके। और टॉप पोजीशन एंड सेकेंड याद रखना गुजरात और हरियाणा, ठीक है। फिर उसके बाद हम आते हैं सेकेंड पे, भारत के टॉप 10 पुलिस स्टेशन की सूची में सबसे जो टॉप पे रहा है सदर बाजार पुलिस स्टेशन दिल्ली रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद गंगापुर पुलिस स्टेशन उड़ीसा का रहा है, ठीक है। फिर थर्ड पोजीशन पे बात करें तो भट्टू कला थाना, ठीक है। और उसके बाद अगर फोर्थ पोजीशन इसलिए इम्पॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि बिहार जो हर चीज़ में स्थापित करती है,
ठीक है। सेक्स रेशियो की बात कर लें या एजुकेशन या गरीबी सूचकांक की बात करें, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो पुलिस स्टेशनों की बात हो रही है, उसमें 4th नंबर पे रामपुर चौराम थाना है, ठीक है, बिहार का। ओके, सबसे टॉप पे कौन है? सदर बाजार। और सेकंड पे कौन है? गंगापुर पुलिस स्टेशन, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 की बात करते हैं, ठीक है। तो ये 6ठा संस्करण है। ओके, इसके पहले 5 बार रिपोर्ट तैयार की जा चुकी है। तो ये किसके द्वारा? केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय के द्वारा तैयार की जाती है। लगातार 5 वर्षों से इसमें टॉप पोजीशन पे जो रहा है इंदौर, ठीक है। अब सभी के दिमाग में भी बस गया होगा इंदौर इंदौर इंदौर, ठीक है। तो टॉप पोजीशन पे कौन है? इंदौर है, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड पोजीशन पे वीटा है, महाराष्ट्र। और फिर थर्ड पोजीशन पे है न्यू दिल्ली, ठीक है। और इसमें कुछ चीज़ें जैसे बात कर लेते हैं। इसमें था वाराणसी की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर, क्योंकि यहाँ पे मतलब नमामि गंगे से जो कि अभियान चल रहा है उस साफ सफाई का और ये सारी चीज़ें, तो उस हिसाब से वाराणसी सबसे स्वच्छ गंगा शहर है, ठीक है। वाराणसी गंगा के किनारे स्थित, ठीक है। फिर उसके बाद बात करेंगे गांधीनगर सबसे स्वच्छ राजधानी है। फिर अगर बात करेंगे अहमदाबाद कैंट छावनी, ये सबसे स्वच्छ छावनी है, ठीक है। और अगर हम बात करें कचरा मुक्त शहरों की स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल के अंतर्गत 3 स्टार और 5 स्टार रेटिंग शहरों की घोषणा की गई। इसमें बात कर लेते कौन कौन से हैं, ठीक है। 5 स्टार में 9 शहर हैं पूरे इंडिया के, और 3 स्टार में 143 है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछने वाला, ठीक है। तो आगे चलते हैं। भारत सूचकांक, ठीक है। इसमें ये इंडिया की है, ठीक है। इसकी वर्ल्ड लेवल पे भी आती है। सो इंडिया की अगर हम बात करें तो इसमें 1 मिनट, ओके। सो इंडिया में इसमें जो है 17 गोल्स लिए जाते हैं, ठीक है। 17 गोल्स के आधार पर जिसमें शिक्षा, साक्षरता, भुखमरी, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। सो सबसे टॉप पे है इसमें केरला है। फिर उसके बाद वे सेकंड पे 2 राज्य हैं, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु, ठीक है, 74 स्कोर के साथ में। फिर थर्ड नंबर पे है आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और उत्तराखंड, ये भी संयुक्त रूप से ही हैं, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट जो है केरला 75 स्कोर, 74 स्कोर के साथ में हिमाचल और तमिलनाडु है, ठीक है। और सबसे लास्ट इसमें कौन सा है? बिहार है, ठीक है। और यूनियन टेरिटरी में बात करें सबसे फर्स्ट या टॉप पोजीशन पे कौन है? चंडीगढ़ है। और एक चीज़ याद रखना है कि सभी को मिला करके यूटी और स्टेट को अगर मिला करके सभी की बात करें तो उसमें टॉप पोजीशन पे कौन हो जाएगा? चंडीगढ़ हो जाएगा, ठीक है। फिर कुछ और चीज़ें बात कर लेते हैं, जैसे कि गरी जहाँ पे एकदम गरीबी 0% हो गई तो ये तमिलनाडु है, ठीक है। और भुखमरी जहाँ पे 0 हो गई वहाँ पे केरला हो गया। फिर लैंगिक समानता कहाँ पे पाई जाती है? छत्तीसगढ़, थोड़ा सा आर्ट में लिखा हुआ है, ठीक है। फिर सफाई सबसे ज़्यादा 100% गोवा में, ठीक है। फिर उसके आगे चलते हैं। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स जो कि अभी मार्च में जारी हुआ है, ठीक है। और इसमें बात करें ये किसे कौन जारी करता है? आवास और शहरी मंत्रालय जारी करता है, ठीक है। इसमें 2 रैंक ली गई हैं, मतलब जनसंख्या के आधार पर 2 कैटेगरी बनाई गई हैं। तो उसमें पहला 1 मिलियन से अधिक और दूसरा 1 मिलियन से कम, ठीक है। तो 1 मिलियन से अधिक जो जनसंख्या वाले राज्य हैं उन्हें बड़े शहर, और लिविंग इंडेक्स की इसे कौन जारी करता है? आवास और शहरी मंत्रालय से जारी करता है, ठीक है। और इसको 2 कैटेगरी में बांटा गया है, ठीक है। एक 1 मिलियन से अधिक जनसंख्या वाला और 1 मिलियन से कम। तो 1 मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले बड़े हो जाएंगे शहर, और उससे कम वाले तो छोटे शहर तो हो ही जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट में अगर बड़े शहरों की बात करें तो इसमें फर्स्ट पे टॉप पोजीशन पे कौन है? बेंगलुरु है। सेकंड पे पुणे है, ठीक है, पुणे महाराष्ट्र, ओके। फिर उसके बाद थर्ड अहमदाबाद है, ठीक है। और इसी में बड़े शहरों की बात करें सबसे खराब प्रदर्शन किसका रहा है? तो जम्मू कश्मीर, क्योंकि वहाँ पे खतरा बहुत अधिक रहता है, ठीक है। और जम्मू कश्मीर और धनबाद, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं छोटे शहरों की बात करते हैं तो इसमें शिमला, फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे भुवनेश्वर और फिर सिलवासा, ठीक है। और इनका खराब प्रदर्शन की बात करें तो मुजफ्फरपुर इसमें सबसे खराब पोजीशन है उसकी, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि किसी भी शहर में रहने के लिए कितना सुविधाजनक है ये सारी चीज़ें बताता है, ठीक है। तो बड़े शहरों में बेंगलुरु सबसे ऊपर है टॉप पोजीशन पे, और छोटे शहरों में शिमला है, ठीक है। बस इतना याद रखना है। फिर आगे चलते हैं हम लोग। मानो कि इंडिया के द्वारा रैंकिंग जो निकाली गई है तो उसमें टॉप पोजीशन पे कौन है आपको बता दें। तो इसमें टॉप पोजीशन पे इसमें भी कई श्रेणियां बनाई गई हैं, जैसे कोई आईआईटी कॉलेज होता है, कोई साइंस कॉलेज होता है, या फिर कोई मेडिकल कॉलेज होता है, ठीक है। तो उस हिसाब से कैटेगरी इसमें बनाई गई। तो इसमें अगर फर्स्ट बात करें समग्र श्रेणी में, मतलब हर चीज़ यहाँ पे मेडिकल ले लो, इंजीनियरिंग ले लो, ठीक है, आईआईटी, हर एक चीज़
को लेकर के, तो यहाँ पे सबसे आईआईटी मद्रास हो जाएगा टॉप पोजीशन पे। और सेकंड की अगर बात करें तो सेकंड हो जाएगा भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, ठीक है, जिसे हम शार्ट में IISc बोलते हैं, ठीक है। और विद्यालयों की श्रेणी में टॉप पोजीशन पे है भारतीय विज्ञान संस्थान। फिर अगर इंजीनियरिंग श्रेणी में बात करें तो IIT मद्रास है, ठीक है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि समग्र श्रेणी में कौन था, IIT मद्रास, ठीक है। IIT मद्रास समग्र श्रेणी में है। तो उसके बाद अगर इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो IIT मद्रास इसमें टॉप पे हो जाएगा, ठीक है। और चिकित्सा में कौन टॉप पे है, एम्स नई दिल्ली, ठीक है। फिर उसके आगे चलते हैं नई रैंकिंग की बात। द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंक 2022, ठीक है, आगे वाले समय के लिए इन्होंने जारी किया है। तो जारीकर्ता कौन जारी करता है, टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा जारी किया जाता है। और इसमें भारत के 3 संस्थान शामिल हैं। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, ठीक है, इसे IISc बोलते हैं। और एक IIT रोपड़ और IIT इंदौर, ठीक है। इसमें केवल 3 शामिल है। इनकी पोजीशंस नहीं पूछी जाएगी क्योंकि ये 300 से 500 के बीच में तीनों अपनी रैंक जमाए हुई है, ठीक है। 300 से ऊपर आ ही नहीं पाया कोई इंडिया के कॉलेज। बताओ कितनी ख़राब पोजीशन है इंडिया की। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे केवल 3 संस्थान हैं, उनका नाम पूछा जा सकता है। तो IIT रोपड़, IIT इंदौर और भारतीय विज्ञान केंद्र IISc जिसे बोला जाता है बेंगलुरु, ठीक है। विश्व में टॉप पोजीशन पे कौन रहा है, अगर इसकी बात करेंगे तो विश्व में टॉप पोजीशन पे ऑक्सफोर्ड है। और सेकेंड रैंक पे है कैलिफोर्निया और थर्ड पे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ओके, ठीक है। और ये तो सभी को पता ही होगा, ऑक्सफोर्ड ब्रिटेन में है, कैलिफोर्निया USA में है और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी USA में, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं सेफ सिटी इंडेक्स। इसका मतलब क्या होता है कि किसी वर्ल्ड के किसी शहर में रहना कितना सुरक्षित है, ठीक है। महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, वहाँ पे जो नागरिक हैं सभी के लिए, ठीक है। वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है रहने के लिए, ये सारी बातें। तो विश्व का सबसे सुरक्षित शहर अगर बात करेंगे कोपेनहेगन डेनमार्क है। फिर उसके बाद सेकेंड नंबर पे है टोरंटो कनाडा। फिर सिंगापुर, ठीक है। इसमें इंडिया का भी एक राज्य है जो दिल्ली है, 48 पोजीशन है उसकी, ठीक है। ये कौन जारी करता है, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया जाता है, ओके। फिर आगे चलते हैं, अभी की बात कर लेते हैं, ठीक है। उसमें ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, बस कुछ खास खास पॉइंट है उनको जान लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला इसमें अगर बात करें तो एशिया पावर इंडेक्स, इसमें जारीकर्ता का नाम पूछा नहीं जाता है, कभी कभार 1-2% चांस रहते हैं कि पूछ लिया जाता है, ठीक है। मेनली पूछता है कि टॉप पोजीशन या तो फिर इंडिया की रैंक पूछता है, ठीक है। तो हम बात करते हैं, सबसे पहले थे एशिया पावर इंडेक्स। इसमें ये लोवी इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया जाता है और इसमें टॉप पे है अमेरिका, ठीक है। भारत की रैंक है 4। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में अमेरिका टॉप पोजीशन पे है, इंडिया 4th रैंक पे है, ठीक है। विश्व निवेश रिपोर्ट में इसे UNCTAD के द्वारा जारी किया जाता है, इसमें भी अमेरिका टॉप पे है, इंडिया 5 पे है, ठीक है। द इनइक्वालिटी वायरस रिपोर्ट इसे ऑक्सफैम के द्वारा जारी किया जाता है और इसमें भी टॉप पे कौन है, अमेरिका, और इंडिया की रैंक है 6, ठीक है। फिर उसके बाद इम्पॉर्टेंट आता है जलवायु जोखिम सूचकांक, जो कि जर्मन वाच के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें टॉप पे है मोजाम्बिक, ठीक है। ये काफ़ी जानना जरूरी है क्योंकि आजकल ऐसे ही क्वेश्चन पूछ देते हैं जहाँ पे अमेरिका चाइना नहीं है, वहाँ पे कुछ अलग कन्फ्यूजन के लिए पूछ दिया जाता है, ठीक है। तो जलवायु जोखिम सूचकांक में टॉप पे कौन है, मोजाम्बिक है और इंडिया 7th रैंक। जलवायु जोखिम मतलब वहाँ की जलवायु जो है बहुत ज़्यादा प्रदूषित है, वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा प्रदूषित है, यही सारी चीज़ें, ठीक है। फिर हम बात करते हैं व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूचकांक, ठीक है। इसमें सिंगापुर टॉप पे है। अब ऐसे भी सोच सकते हैं कि जहाँ पे रुपये पैसा ज़्यादा होगा जिन लोगों के पास में, वहाँ पे फैसिलिटी ज़्यादा अच्छी मिल जाती हैं मेडिकल की, तो वहाँ के लोग, उनका सूचकांक तो हाई होगा ना। तो ठीक है, इस हिसाब से सिंगापुर। फिर इंडिया की रैंक कौन सी है, 10th है, ठीक है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, ये जर्मन वाच के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें प्रथम 3 पे कोई नहीं है और इंडिया की रैंक 10 है, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स, इसे स्टार्टअप ब्लिंक के द्वारा जारी किया जाता है और इसमें टॉप पोजीशन पे है अमेरिका, ठीक है। और उसके बाद अगर बात करें तो इंडिया की बात करें तो 20 है। फिर अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, ये US शैमर के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। और ये भी, इसमें भी टॉप पे कौन है, अमेरिका है। और भारत की रैंक की बात करें तो 40 है, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करें विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक, ठीक है। तो प्रतिस्पर्धा में इसे IMD के द्वारा जारी किया जाता है
और इसमें टॉप पोजीशन अगर बात करें तो स्विट्जरलैंड है और इंडिया 43 है। ठीक है, आप लोग पढ़ सकते हैं, इतना कुछ है नहीं इसमें समझाने वाला, क्या ही है, बस नॉर्मल है। ठीक है, बस 2-3 बार पढ़ेंगे, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम बात करें थे ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग कौन सी है यार, वेट जस्ट अ मिनट। विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक हो गया था, फिर उसके बाद ग्लोबल इनोवेशन सूचकांक की बात कर रहे थे, यहाँ पे है 46 है सूचकांक। इसमें टॉप पे कौन है, फिनलैंड है। ठीक है, और इंडिया की रैंक है 49। ठीक है, गुड गवर्नेंस में। फिर उसके बाद हम बात कर रहे थे वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक, इसमें नॉर्वे टॉप पे है, इंडिया की रैंक 53 है। और वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा लॉन्च किया जाता है और इसमें टॉप पे है स्वीडन और इंडिया की रैंक है 87। वैश्विक खाद्य सूचकांक की बात करें तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट के द्वारा जारी किया जाता है, आयरलैंड इसमें टॉप पे है और 71 इंडिया की रैंक है। ठीक है, वैश्विक स्वास्थ्य सूचकांक इसमें ऊपर मैंने बताया था सिंगापुर है। ठीक है, सिंगापुर टॉप पे है। फिर उसके बाद भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, इसे अगर बात करें तो न्यूजीलैंड और डेनमार्क इसमें टॉप पे है। भ्रष्टाचार मतलब जीरो लेवल पे इन लोगों का है। इंडिया में तो भ्रष्टाचार आप लोग आए दिन देखते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इंडिया की रैंक है 82। फिर बात करें ग्लोबल हंगर इंडेक्स इंडेक्स की, तो इसमें 18 देश इसमें प्रथम है। ठीक है, जहाँ पे हंगर की जो समस्या है, भुखमरी की समस्या है, 0 हो गई है और इंडिया की रैंक है इसमें 101। ठीक है, देख लो यहाँ इंडिया की रैंक कितनी बेकार चल रही है हर चीज़ में। फिर उसके बाद बात करते हैं सतत विकास रिपोर्ट, इसमें बात करते हैं तो इसमें फिनलैंड टॉप पे है। फिर उसके बाद 120 इंडिया की रैंक है। विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, तो इसमें सिंगापुर है और 101 रैंक है इंडिया की। वैश्विक शांति सूचकांक में बात करें तो शांति आप लोग जानते हैं कि कहीं जो बर्फीली एरिया होती है, आर्कटिक आर्कटिक अंटार्कटिक मतलब आइसलैंड, ठीक है, जहाँ बर्फ़ होगी वहाँ पे कौन रहना चाहेगा, तो शांति तो होगी। ठीक है, और इंडिया की रैंक कौन सी हो जाएगी, 135। विश्व खुशहाली सूचकांक, तो फिनलैंड, ये तो आप लोग जानते हैं, वहाँ पे झीलों का शहर जिसे बोला जाता है फिनलैंड को। ठीक है, जहाँ चारों तरफ से हरियाली हरियाली होगी तो वहाँ के लोग खुशहाल तो होंगे ही। तो विश्व खुशहाली में ही फिनलैंड टॉप पे है और इंडिया की रैंक 139 है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, इसमें आइसलैंड है और 140। ठीक है, इसको कैसे याद कर सकते हैं क्या होता है इंडिया में, जैसे कि सबको चाहिए 4-4 लड़के चाहिए, लड़कियां 0 चाहिए, लड़कियां होनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो इस हिसाब से आप जेंडर गैप की बात करें तो 140 यहाँ पे है। ठीक है, इसकी पोजीशन। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में नॉर्वे टॉप पे है और 142 यहाँ की रैंक है अपने इंडिया की। ठीक है, हम बात करेंगे ऑपरेशन की बात करेंगे जो कि 2021 में चर्चा में रहे हैं। ठीक है, उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा है ऑपरेशन शारदवा, ये बीएसएफ के द्वारा चलाया जा रहा था। इसमें क्या था कि राजस्थान की पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बने कुहासे और घुसपैठ की घटनाओं को रोकने के लिए, ठीक है, ऑपरेशन शारदवा चलाया जा रहा था। फिर ऑपरेशन कुजीत, ये किसके द्वारा, भारतीय सशस्त्र बल के द्वारा तैयार किया जा रहा है, चलाया जा रहा है। और कोविड-19 में चिकित्सकीय बुनियादी ढांचा और ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। ठीक है, फिर अगर बात करें ऑपरेशन समुद्र सेतु, ये भारतीय नेवी के द्वारा चलाया जा रहा है। ठीक है, और ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकेंड, ये भी भारतीय नेवी के द्वारा चलाया जा रहा है। ऑपरेशन समुद्र सेतु, इसका मतलब क्या था कि विदेशों में जो भी फंसे लोग थे उन्हें समुद्र के रास्ते इंडिया में लाना। ठीक है, कोविड-19 के दौरान लॉकडाउन में काफ़ी लोग जो विदेशों में फंस गए थे उन्हें इंडिया लाने के लिए ऑपरेशन चलाया जा रहा था। ठीक है, फिर ऑपरेशन ओलिविया, ओलिविया एक कछुए का नाम है। ठीक है, ऑपरेशन ओलिविया और भारतीय तट रक्षा के द्वारा ये चलाया जा रहा है। ओलिविया रिटेल कछुआ के संरक्षण के लिए ये चलाया जा रहा है। ठीक है, फिर ऑपरेशन प्रवाह, ये कोचीन एयरपोर्ट लिमिटेड के द्वारा चलाया जा रहा है। एयरपोर्ट को बाढ़ से खतरे से बचाने के लिए इसे चलाया जा रहा है। ठीक है, फिर अगर बात करें ऑपरेशन मिशन सागर, ये विदेश मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि कोविड-19 से निपटने के लिए मालदीव, मेडागास्कर, सेशेल्स और कोमोरोस की आवश्यक खाद्य सामग्री व दवा आपूर्ति के लिए ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ठीक है, ऑपरेशन मिशन सागर। ठीक है, फिर ऑपरेशन वंदे भारत मिशन, ये भी विदेश मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है और विदेशों में फंसे नागरिकों को घर लाने के लिए ये भी चलाया जा रहा है। ओके, ऑपरेशन नमस्ते, ये भारतीय नौसेना के द्वारा चलाया जा रहा है।
सॉरी भारतीय सेना के द्वारा। और इसका उद्देश्य क्या है, भारतीय सेना को खुद ही कोरोना से बचने के लिए ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ओके, ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम ये किसके द्वारा चलाया जा रहा है, टीम क्लेव के द्वारा। सियाचिन ग्लेशियर पर चढ़ाई के लिए विकलांग लोगों की टीम को तैयार करना, ठीक है, उसके लिए ये चलाया जा रहा है। फिर ऑपरेशन देवी शक्ति ये विदेश मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि अफ़गानिस्तान में जो फंस गए लोग हैं उन्हें लाने के लिए। हाल ही में क्या हुआ कि तालिबान का अफ़गानिस्तान पर कब्जा हो गया, जिसकी वजह से वहाँ पे काफ़ी दहशत का माहौल रहा, और वहाँ पे जो इंडियंस हैं जो कि आना चाहते हैं उनके लिए ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ठीक है, चर्चा में पुस्तकें नहीं उनकी बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हमारी पुस्तक की बात करें, बैटल फील्ड राणा, सबसे पहली जो हमारी बुक है बैटल फील्ड रणआगढ़, ये विश्राम बेडेकर की पुस्तक है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर सेकंड बात करें, सेकंड है इन इनोवेशन टू डाई ए कोलोन हॉल, आचार्य मिस्ट्री, तनुश्री पुटाकर की पुस्तक है। लेट्स गो टाइम ट्रेवलिंग अगेन, इंडियन थ्रू द एजेंट, ये सुभद्रा सेन गुप्ता की पुस्तक है। फिर एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। और केजी अल्फोंस की बुक है मिशन डोमिनेशन एंड अनफिनिश्ड क्वेस्ट, ये किसकी, भूरिया मजूमदार और कुशांत सरकार की ये बुक है। और एंड्रेस बुक ए पब्लिशिंग मेमायर इन द टाइम ऑफ कोविड, ये रितु मेमन की पुस्तक है। द ड्रीम ऑफ रिवोल्यूशन ए बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण, विमल प्रसाद सुजाता प्रसाद की बुक है। द अर्थ स्पिनर, ये अनुराधा राय की बुक है। हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी, ये सुधा मूर्ति की बुक है। और फिर अगर बात करें लिपर्ड डायरी द रोसेट इन इंडिया, संजय गोभी की पुस्तक है। माई ओन वशगांव, ये कैप्टन रमेश बाबू की बुक है। और चाइना रूम, ये किसकी बुक है, संजीव मेहता की बुक है। ओके, फिर अगर हम बात करें द ग्रेट हिंदू सिविलाइजेशन, ये पवन वर्मा की, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। बालाकोट एयर स्ट्राइक, हाउ इंडियंस एवेंस पुलवामा, ये मनन भट्ट की बुक है। नेहरू तिब्बत एंड चाइना, ये किसकी बुक है, अवतार सिंह असीन की, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रेडिबल ओलंपिक स्टोरी, ये जो है लुसियानो बोर्नी की पुस्तक है। और फिर अगर बात करें एन ऑर्डिनरी लाइफ एंड पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन, अशोक लवासा की बुक है, ये भी काफ़ी चर्चा में रहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अगर बात करें रियन गडेज एंड बार्नर इन द यूएसए, बराक ओबामा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। ठीक है, फिर स्पेस लाइफ मैटर, द कमिंग ऑफ एज ऑफ इंडियन साइंस, हरि पुलकट, ये इनकी बुक है। अ कश्मीर सेंचुरी पोर्ट्रेट ऑफ ए सोसाइटी इन फ्लैश, ये खेमलता वाकलो की बुक है। द लॉन्ग गेम्स, हाउ द चाइनीज नेगोशिएशन विद इंडिया, विजय गोपाल की बुक है। और फिर अगर हम बात करें राइडिंग फ्री माई ओलंपिक जर्नी, इम्तियाज अनीस की बुक है। एम्पायर ऑफ द मुगल राइटर्स फ्रॉम द नॉर्थ, ये एलेक्स की बुक है। फिर द इंटेलिजेंट इन्वेटर, ये बेंजामिन ग्राहम की बुक है। और फिर अगर बात करें सीक्रेट क्रीम, ये विक्रम चंद्रा की बुक है। फिर अगर बात करें ये तो ये स्लो फायर बर्निंग, पॉली हॉकिंस की बुक है। फिर अगर आगे बात करें डॉक्टर देव, ये अमृता प्रीतम की बुक है। ओके, ब्लाइंड टाइगर, ये सांद्रा ब्राउन की बुक है। काफ़ी सारी बुक्स हैं, उनके नाम है, आप एक दो बार पढ़ेंगे तो काफ़ी अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, आप पढ़ सकते हैं। ओके, फिर आगे हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। प्रमुख योजनाएं बात कर लेते हैं। प्रमुख योजनाएं, ठीक है, जो कि केंद्र सरकार के द्वारा पहले चलाई जा रही, फिर उसके बाद हम बात करेंगे राज्य सरकार की। ठीक है, तो केंद्र सरकार में कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं। सबसे पहले अगर बात करें प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना, ये देश भर की पूरे विश्व की सबसे बड़ी वो आयुष योजना है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना देश भर में 11,024 शहरी स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र बनाए जा रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अगर बात करें सेहत योजना, ये सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज पाने के लिए पीएम पोषण योजना, मिड डे मील योजना का नाम
परिवर्तन कर दिया गया है, ठीक है। इसकी जो अवधि बना दी गई है, जिसे हम पहले मिड डे मील योजना के नाम से जानते थे, उसे अब पीएम पोषण योजना के नाम से जाना जा रहा है और इसकी अवधि को 5 साल और बढ़ा दिया गया है। ओके, उज्ज्वला योजना 2.0 स्टार्ट हो गया है। इसे महोबा यूपी में दूसरे चरण की शुरुआत के लिए स्टार्ट किया गया है और सबसे पहले अगर बात करें, सबसे पहले इसकी शुरुआत 1 मई 2016 को हुई थी, ठीक है। फिर E100 परियोजना, इसका मतलब क्या है कि भारत में इथेनॉल उत्पादन के लिए और वितरण के लिए प्लांट बनाए जा रहे हैं और इथेनॉल का उत्पादन अभी हाल ही में जो किसानों के द्वारा अनाज बच जा रहा है, मतलब जो खाद्य जो खाने से बच जा रहा है, उसे उसको इथेनॉल में परिवर्तित कर दिया जाएगा, ठीक है। इसके लिए प्लांट लगाए जा रहे हैं। ग्राम उजाला योजना, इसका मतलब क्या है, ग्रामीणों में सस्ती LED बल्ब को उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। फिर उसके बाद अगर बात करेंगे मित्रा योजना, ये कपड़ा उद्योग से संबंधित है। फिर राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन, हरित हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए हाल ही में मथुरा रिफाइनरी के द्वारा हरित हाइड्रोजन प्लांट को लगाया जा रहा है। अमृत 2.0, इसे पानी आपूर्ति से संबंधित है क्योंकि सभी को स्वच्छ जल और नल जल को पहुँचाना, उसकी सुनिश्चितता करना, ये अमृत 2.0 का उद्देश्य है, ठीक है। फिर नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा एक योजना चलाई जा रही है, कृषि उड़ान 2.0। इसका जो उद्देश्य है, उत्तरी पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों में किसानों के कृषि उत्पादों के परिवहन में सहायता करना। फिर अगर बात करें वन स्टॉप सेंटर, इसका उद्देश्य क्या है, महिलाओं में जो बढ़ती हुई हिंसा और उनके सुरक्षा के लिए यह उत्तरदायी होगी और महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा यह चलाया जा रहा है। प्रोजेक्ट बोल्ड क्या है, ये आदिवासियों की उनकी आय को बढ़ाने के लिए यह राजस्थान के जयपुर से चलाया जा रहा है। उनके द्वारा जो प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं उन्हीं मार्केट में पहुंचाने के लिए ये तैयार किया जा रहा है, ठीक है। बोल्ड का मतलब क्या है, बॉम्बो ओसिस ऑन लैंड इन द ट्रॉट, ठीक है। खादी और ग्रामोद्योग मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है। यहाँ पे काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है क्योंकि फिर आगे चलते हैं हम लोग। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है, इसमें है आरोग्य धारा 2.0। ये आयुष्मान भारत योजना की पहुंच बढ़ाने के लिए लोगों तक जिससे ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ मिले, उसके लिए ये चलाया जा रहा है। फिर मिशन इंद्रधनुष 3.0 चलाया जा रहा है। ये गर्भवती महिलाओं और बच्चों की टीकाकरण के लिए ये मिशन चलाया जा रहा है। फिर बात करें प्रोजेक्ट 0 to फॉर इंडिया, ये अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए इसे चलाया जा रहा है। फिर आहार क्रांति मिशन, इसका आदर्श वाक्य है उत्तम आहार उत्तम विचार। इसका मेन जो मोटो है, लोगों तक एक क्या बोलते हैं, हेल्दी फूड को पहुंचाना है, हेल्दी, ठीक है, हेल्दी खाना को पहुंचाने की सुनिश्चित करना इसका मेनली उद्देश्य है। ओके, जेंडर संवाद कार्यक्रम हाल ही में स्टार्ट किया गया है ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर बात करें सार्थक योजना और युवा पीएम योजना, ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है। सार्थक योजना में यह है, नई शिक्षा नीति को 2022 में आसानी से लागू करने के लिए ये चलाया जा रहा है। और युवा पीएम योजना, इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले वो जान लेंगे। यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स, ठीक है, ये युवा लेखकों के लिए ये मेनली है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, कुछ स्पेशल जो हैं जैसे कि वीर गाथा योजना, ये CBSE के द्वारा चलाई जा रही है। संभव कार्यक्रम, ये MSME मंत्रालय के द्वारा चलाई जा रही है। फिर अगर हम बात करेंगे किसान सारथी योजना, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा चलाई जा रही है। समृद्ध योजना, ये इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी के द्वारा चलाई जा रही है। छात्र उद्यमिता कार्यक्रम 3.0, नीति आयोग के द्वारा और स्टार्टअप उन्नति कार्यक्रम HDFC के द्वारा महिला उद्यमियों को उन्हें सपोर्ट करने के लिए ये चलाया जा रहा है। ओके, फिर आगे चलते हैं, हम लोग राज्य सरकार की योजनाओं की बात कर लेते हैं। राज्य वाइज हम लोग देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले जानेंगे तमिलनाडु की बात करेंगे। तमिलनाडु में जो चल रहा है, आपके दरवाजे पर शिक्षा, ठीक है, शिक्षा की पहुंच को सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है। फिर गुजरात में ग्रो ग्रीन योजना और वतन प्रेम योजना। फिर अरुणाचल प्रदेश की बात करें, आत्मनिर्भर कृषि योजना और बागवानी योजना अरुणाचल प्रदेश की है। फिर अगर बात करें छत्तीसगढ़, बाजार मिशन और धनवंतर जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना स्टार्ट कर रहा है। फिर उड़ीसा की अगर बात करें तो गोपी बंधु संबंधिका और स्वास्थ्य बीमा योजना उड़ीसा के द्वारा। बिंदु सागर सफाई योजना, ये भी उड़ीसा के द्वारा। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो पर्वत धारा योजना, हिमाचल प्रदेश पहाड़ी एरिया है तो उस हिसाब से आप थोड़ा बहुत रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। और आयुष घर घर द्वार, क्योंकि पहाड़ी एरिया में ज़्यादा ठंडी रहती होगी तो वहाँ पे
काफ़ी कोल्ड रहता हो, जिसके लिए उनको सबको दवाई की ज़रूरत पड़ती होगी। ठीक है, तो कौन कौन सा, पर्वतधारा योजना और आयुष घर द्वार योजना। ओके, फिर अगर बात करें उत्तराखंड की, उत्तराखंड में कौन कौन सा है, मिशन हौसला, वात्सल्य योजना और घसियारी कल्याण योजना। ओके, तेलंगाना आप तो जानते होंगे काफ़ी चर्चा में रहता है, कुछ न कुछ ने एक अलग टाइप की योजनाएं होती हैं इसकी, आकाश से दवा। ठीक है, इसमें योजना लिख दिया गया। और फिर उसके बाद अगर बात करें महाराष्ट्र की, तो इसमें मिशन कवच कुंडल और मिशन वात्सल्य। यहाँ से अगर कुछ रिलेट करना चाहें, जैसे कि महाराष्ट्र काफ़ी चर्चे में फिल्म इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्राइम भी होते हैं, तो उसके लिए मिशन कवच बनाया जा रहा है सुरक्षा के लिए। ठीक है, मिशन वात्सल्य बनाया जा रहा है। फिर एमपी की बात करें, एमपी में काफ़ी सारी योजनाएं, हर दिन मतलब ऐसा लगता है सो के उठे लॉन्च कर दिया। ठीक है, बहुत सारी योजनाएं हैं, तो जो इम्पॉर्टेंट है उनकी बात करेंगे। सीएम राशन आपके द्वार योजना, इनके द्वारा चलाई जा रही है। लाडली लक्ष्मी योजना, ये महिलाओं के लिए चलाई जा रही। अंकुर योजना और लॉन्च पैड योजना। पंख अभियान, ठीक है, ये भी महिलाओं के लिए योजना चलाई जा रही है। फिर आंध्र प्रदेश की बात करेंगे, आंध्र प्रदेश स्वच्छ कार्यक्रम चला रहा है, और उसके बाद साल्ट कार्यक्रम भी चला रहा है। ओके, राजस्थान की योजना की बात करें तो इसमें चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, और इसके तहत हर नागरिक को स्वास्थ्य बीमा कराया जाएगा। फिर अगर बात करें इंदिरा गांधी शहरी केंद्रीय क्रेडिट कार्ड योजना और अनुप्रति कोचिंग योजना, जैसे कि हमारे यूपी में अभ्युदय योजना चलाई जा रही है, सेम उसी प्रकार से यहाँ भी एक अनुप्रत योजना चलाई जा रही है, सीएम किसान मित्र योजना और घर घर औषधि योजना। ओके, फिर असम की बात करेंगे तो असम में सीएम शिशु सेवा योजना चलाया जा रहा है। और हरियाणा की बात करेंगे, मुक्त शिक्षा योजना और प्राण वायु देवता पेंशन योजना यहाँ पे चलाया जा रहा है। एक ब्लॉक एक उत्पाद, जैसे कि यूपी में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, उसी टाइप से। फिर संजीवनी परियोजना यहाँ का है। ठीक है, फिर उसके बाद बात करेंगे झारखंड की, झारखंड की केवल एक इम्पॉर्टेंट है, किसान फसल राहत बीमा योजना। ठीक है, पंजाब की बात करेंगे, मेरा घर मेरा नाम डिजी नेक्स्ट मोबाइल ऐप, यही इसी ने लॉन्च किया है। मेरा काम मेरी मान, हर घर पानी हर घर सफाई, ये कुछ अलग ही नाम टाइप में दिख रहे हैं, तो आप लोग याद कर सकते हैं। फिर यूपी की योजना की बात करें, माई गवर्नमेंट मेरी सरकार पोर्टल इन्होंने लॉन्च किया है। यूपी मातृभूमि योजना थैलाबंग, जो कि लखनऊ से स्टार्ट हुई है। फिर सीएम अभ्युदय योजना, जो कि एक कोचिंग है, फ्री कोचिंग के लिए। फिर उद्यमी सारथी ऐप, इसके द्वारा लॉन्च किया गया। पश्चिमी बंगाल की बात करें, दुआरे राशन योजना, माँ की रसोई, क्योंकि यहाँ पे महिला मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, तो उन्हीं के हिसाब से योजनाएं स्टार्ट भी होंगी। माँ रसोई, दुआरे राशन योजना, मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना और श्रमिक मित्र योजना। ठीक है, फिर उसके बाद बात करेंगे दिल्ली, दिल्ली स्वच्छ अभियान यहाँ पे चलाया जा रहा है। ठीक है, और देश भर में मेंटर कार्यक्रम और जहाँ वोट वहाँ वैक्सीनेशन, इसी का ठीक है कार्यक्रम है। फिर कर्नाटका की बात करेंगे, जन सेवा योजना, इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना इसके द्वारा लॉन्च की जा रही है, और अरुंधति और मैत्री योजना इसी के द्वारा लॉन्च की गई है। फिर उसके बाद बात करेंगे लद्दाख की, बात करेंगे लद्दाख काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लद्दाख और केरला। लद्दाख की जो बात करेंगे तो यहाँ पे यून टैब, ठीक है, ये कक्षा 12 के जो छात्र हैं, कम से कम 1200 प्लस को ये लैपटॉप वितरण किया गया है। जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, हौसला इंस्पायरिंग एंड हर ग्रोथ, और फिर उसके बाद सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना इनके द्वारा लॉन्च की गई। ओके, केरला, इसके द्वारा नॉलेज इकोनॉमी मिशन, स्मार्ट किचन योजना, वन स्कूल वन आईएएस इसके द्वारा लॉन्च किया गया है। और खू ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, ये केंद्र सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। कुछ और चीज़ें, मेरा राशन मेरा मोबाइल ऐप और ई रूपी इसी के द्वारा लॉन्च किया गया है। ओके, फिर अगले टॉपिक पे चलते हैं हम लोग, दिवस की कुछ बात कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं काफ़ी। 5 अक्टूबर को मनाया गया शिक्षक दिवस मनाया गया है, जिसका कि उद्देश्य था शिक्षा बहाली केंद्र में शिक्षक। ओके, फिर उसके बाद पर्यावरण, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 4 अक्टूबर को, जबकि अगर इंडिया में बात करें पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ओके, और यहाँ पे जो इसका जो थीम थी, कार्बन मुक्त दुनिया के शहरी कार्य में तेजी लाना। ठीक है, फिर विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया गया, और समुद्री दिवस 30 सितंबर को मनाया जाता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ओके, फिर उसके बाद हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस, ये इसे हम मनाते हैं 18 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है, इसका उद्देश्य था लिटरेसी फॉर ह्यूमन्स एंड
सेंटर रिकवरी एंड नैरोइंग द डिवाइड। ओके, फिर उसके बाद आगे बात करते हैं जो इम्पॉर्टेंट है उन्हीं की बात करेंगे। राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस अभी हाल ही में इसी वर्ष से स्टार्ट किया गया है 7 अगस्त को, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। ओके, फिर आगे बात करते हैं हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई को मनाते हैं। हेपेटाइटिस कांट वेट इसकी जो थीम थी। ओके, फिर विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को मनाया जाता है। फिर अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस ये 3 जुलाई को मनाया जाता है। यह दिवस प्रत्येक जुलाई माह के प्रथम शनिवार को मनाया जाता है। ओके, फिर इसका डेट थोड़ा बहुत चेंज भी होता रहता है। इसका उद्देश्य था एक साथ बेहतर का पुनर्निर्माण। ओके, सांख्यिकी दिवस ये 29 जून को मनाया जाता है। फिर अगर बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसका जो उद्देश्य था योगा फॉर वेलबींग, ओके, कल्याण के लिए योगा। रक्त दिवस 14 जून को मनाया जाता है। फिर उसके बाद बात करेंगे महासागर दिवस 8 जून को मनाया जाता है। इसका जो थीम था महासागर जीवन और आजीविका था, ठीक है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस इसे 7 जून को मनाते हैं। पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, जिसका थीम था रिमेजिंग रिक्रिएटिंग एंड रीस्टोर। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की बात करें तो 22 जून को मनाया जाता है। ओके, फिर अगर बात करें हम विश्व दूर संचार और सूचना समाज दिवस इसे 17 मई को मनाया जाता है। फिर रेड क्रॉस डे की बात करें, जो इम्पॉर्टेंट है उन्हीं की बात करते हैं। रेड क्रॉस डे की बात करें तो 8 मई को मनाया जाता है। इसका जो थीम था टुगेदर वी आर अनस्टॉपेबल। ओके, विश्व अस्थमा डे 5 मई को मनाया जाता है। फिर विश्व प्रेस डे 3 मई को मनाया जाता है। इसका जो थीम थी इंफॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड। और फिर बात करें बौद्धिक संपदा 26 अप्रैल को मनाया जाता है। और अगर बात करें विश्व पुस्तक कॉपीराइट दिवस इसे 30 अप्रैल 2021 को मनाया गया। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को आप सभी जानते होंगे, ठीक है। स्वास्थ्य 7 अप्रैल को मनाया जाता है। तो अब हम बात करेंगे पैरालंपिक गेम्स की बात करेंगे, जिनका आयोजन 24 अगस्त से 5 सितंबर के बीच में हुआ है। टोक्यो ओलंपिक जापान में हुआ है, ठीक है। ये 13 दिन तक लगभग हुआ था। इसका जो शुभंकर की बात करेंगे सोमाइटी है, ठीक है। इसका जो मोटो था यूनाइटेड बाय इमोशंस था, जबकि इसकी थीम थी मूविंग फॉरवर्ड वी हैव विंग्स। ओके, इसमें टोटल 162 देशों ने भाग लिया है और टोटल खेल थे जो 22 थे। इसमें नया जो खेल ऐड हुआ है बैडमिंटन और ताइक्वांडो ऐड हुआ है, ठीक है। और इसमें सबसे पहला पदक की बात करें तो सबसे पहला पदक साइकिलिस्ट जो ऑस्ट्रेलिया के हैं पीज ग्रेको को मिला है। इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। और इसका जो गीत क्या थी इंडिया की तरफ से, कर दे कमाल दो, ठीक है। कर दे कमाल तो इसका थीम थी। इसकी रचना और गायक कौन थे? संजीव सिंह, ये पूर्व क्रिकेटर हैं, ठीक है। ध्वजवाहक में उद्घाटन में कौन था? टेकचंद जैवलिन थ्रो से। और समापन की बात करेंगे, समापन में अमन लेकरा थे, ठीक है। और इसमें बात करें कि प्राची यादव थी। पैरा कैनोइंग में नौकायन में भाग लेने वाले पहली भारतीय महिला बनी है। ओके, फिर भावनी बेन की बात करें, भारत का पहला इन्होंने पदक जीता जो कि रजत पदक था टेबल टेनिस में, ठीक है। भारत ने टोटल 19 पदक जीते हैं, जिसमें कि 5 गोल्ड हैं, 8 सिल्वर हैं और 6 ब्रॉन्ज मेडल हैं। और गोल्ड की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अमन लेकरा जिन्होंने निशानेबाजी में, मनीष नरवाल इन्होंने भी निशानेबाजी में, प्रमोद भगत इन्होंने बैडमिंटन में, और फिर उसके बाद बात करेंगे सुमित आल इन्होंने जेवलिन थ्रो, और कृष्णा नागर इन्होंने बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीता है। ये लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं इनकी बात करें, अमन लेकरा जो बिलोंग करती हैं जयपुर से, और जबकि मनीष नरवाल ये हरियाणा से बिलोंग करते हैं, प्रमोद भगत ये बिहार से, सुमित और हरियाणा से, कृष्ण नागर ये राजस्थान से बिलोंग करते हैं। ओके, और इसमें टॉप पे बात करें, टॉप पे कौन है पैरालंपिक गेम्स में? टॉप पे ही 207 पदक लेकर के चीन है, और सेकंड पे है 124 पदक ग्रेट ब्रिटेन, जबकि इंडिया की जो रैंक है 24 रैंक है, ठीक है। कुश्ती की विश्व कुश्ती चैंपियनशिप, इसका आयोजन ओस्लो नॉर्वे में हुआ था। इसमें जो विजेता है इंडिया की अंशु मलिक है, इन्होंने रजत पदक जीता है जो कि भारतीय महिला बन गई। इससे काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि भारतीय महिला पहली बार इन्होंने जीता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कजाकिस्तान में हुआ था। और
कजाकिस्तान व ईरान 17 पदक के साथ टॉप पोजीशन पे दोनों हैं, और तीसरे नंबर पे इंडिया 14 पदक के साथ में है। ठीक है, सरिता मोर 2 स्वर्ण पदक की जीतने वाली पहली भारतीय इसमें महिला बन गई है। ठीक है, रूम रैंकिंग सीरीज 2021 कुश्ती, इसमें बजरंग पुनिया ने स्वर्ण पदक जीता है, जबकि विनेश फोगाट ने इन्होंने भी स्वर्ण पदक जीता है। रीड स्नूकर विश्व कप 2021, इसमें जो विजेता है भारत है और उप विजेता कौन है, पाकिस्तान। भारत की तरफ से कौन था, पंकज आडवाणी थे। ठीक है, इन्होंने अभी तक अपने नाम 24 खिताब कर लिए हैं। भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को बता चुके हैं, मनाया जाता है, नीरज चोपड़ा के समान मनाया जाता है। ठीक है, और फिर बात करेंगे पहली बार शारीरिक राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप का आयोजन उड़ीसा भुवनेश्वर में हुआ है। दीपिका कुमारी, इन्होंने क्या किया है, तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 3 में इन्होंने एक ही दिन में 3 स्वर्ण पदक जीत करके विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे प्रमुख आयोजन, ग्रैंड स्लैम की बात कर लेते हैं, जो कि पूरे साल में 4 होते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो होता है ऑस्ट्रेलिया, फिर फ्रांस, विंबलडन और यूएस ओपन होता है। ठीक है, सबसे पहले पुरुष एकल ही पूछा जाता है, तो पुरुष एकल की बात कर लेते हैं। पुरुष एकल में कौन विजेता रहा, कौन उपविजेता, विजेता नोवाक जोकोविच, और तीनों में नोवाक जोकोविच हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और विंबलडन में। फिर उसके बाद यूएस में कौन है, डेनियल मेदवेदेव। ठीक है, और रनर रनर अप पूछता नहीं है, कभी कभार पूछ लिया तो पूछ लिया। ठीक है, विजेता याद रखो, काफ़ी है। फिर महिला की बात करें, महिला एकल में कौन विजेता रहा, नाओमी ओसाका है ऑस्ट्रेलिया ओपन में, और फ्रेंच में कौन है, बारबोरा क्रिस्टिकोवा है। ठीक है, और विंबलडन में कौन है, एस्ले बार्टी, और यूएस ओपन में कौन है, एम्मा राडुकोन। ठीक है, इनका देश भी याद रखना, नाओमी ओसाका जापान से हैं, बारबोरा कौन चेक गणराज्य से हैं, एस्ले बार्टी ऑस्ट्रेलिया से हैं। ठीक है, ओके, और एम्मा रादुकोना कहाँ से हैं, यूके से हैं, और नोवाक जोकोविच तो आप तो जानते ही हैं, सर्बिया से हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग, कुछ तथ्य इसमें जैसे जान लेते हैं। नोवाक जोकोविच ने लगातार तीसरी और रिकॉर्ड कुल 9वीं बार ऑस्ट्रेलिया ओपन का पुरुष एकल खिताब ये लोग जीते, लगातार 9वीं बार। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। यह ऑस्ट्रेलिया ओपन का 109वां संस्करण था, ओपन युग का 53वां था। ठीक है, ग्रैंड स्लैम के इतिहास में सभी मैचों में पहली बार हॉकआई इलेक्ट्रॉनिक लाइन जजिंग तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। नाओमी ओसाका द्वारा विजित यह चौथा ग्रैंड स्लैम खिताब है। ओसाका ने दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया ओपन का खिताब जीता था। ठीक है, उसके आगे चलते हैं, फुटबॉल की बात कर लेते हैं। फुटबॉल में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही डूरंड कप 2021, इसका आयोजन कोलकाता में हुआ, इसमें जो विजेता था गोवा था। ठीक है, और उपविजेता की बात करें तो कौन था, मोहम्मडन स्पोर्टिंग थे। फिर ला लीगा, इसमें जो विजेता है एटलेटिको है। ठीक है, और SAFF चैम्पियनशिप, इसमें मालदीव विजेता रहा। ठीक है, नहीं सॉरी, इसका आयोजन जो हुआ था मालदीव में हुआ है, और इसमें विजेता भारत है, और रनर अप कौन है, नेपाल है। यूरो कप की बात करें 2020, इसका जो इसमें इटली और विजेता रहा है, जबकि इंग्लैंड इसमें रनर रहा है। ठीक है, यूरो 2020 गोल्ड बूट खिताब क्रिस्टियानो रोनाल्डो को गया, क्योंकि इन्होंने सबसे ज़्यादा गोल किए हैं। फीफा रैंकिंग की बात कर लें, फीफा रैंकिंग बेल्जियम इसमें टॉप पे है, और इंडिया की रैंक की अगर बात करें तो इंडिया की रैंक 106 है। ठीक है, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 में भारत में होगा, 2021 में इसका स्थगन कर दिया गया था। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सर्वाधिक गोल करने वाले क्रिस्टियानो रोनाल्डो बन गए हैं। दूसरे सबसे ज़्यादा गोल किसने किए हैं, सुनील छेदी ने किए हैं। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं हम लोग, आगामी खेल की बात। भारत सरकार को जो लक्ष्य है, आगामी लक्ष्य किस सन में कौन सा इन्होंने लक्ष्य रखा है, उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करें भारत नेट जीरो का लक्ष्य, अभी कोप जो मीटिंग हुई थी, ठीक है, वो पर्यावरण से संबंधित उसमें सारे मुद्दे उठाए जाते हैं। तो उसमें भारत ने जो अपना वादा किया है, इसने कहा है कि हम नेट जीरो, कार्बन नेट जीरो कर देगा। कब तक कर देगा, 2017 तक कर देगा। ठीक है, 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य इन्होंने कब तक रखा है, 2030 तक रखा है। उर्वरक में आत्मनिर्भरता 2023 तक, पेट्रोल में 10% एथेनॉल का मिश्रण किया जाएगा 2022 तक, और फिर 20% बढ़ाना है तो 2025 हो जाएगा। सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति 2022 तक कर लेंगे। सबके लिए आवास मुहैया 2022 तक कराएंगे। 2022 में कौन कौन से लक्ष्य हैं उसकी बात कर लेंगे।
जीपीडी में इंफ्रास्ट्रक्चर का जो हिस्सा है 17 से 25% बढ़ाना है। 17% तो है लेकिन 25% बढ़ाना है। सभी गाँवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ना है, ठीक है। और किसानों की आय को दोगुनी करना है, ये कब तक, 2022 तक। फिर अगर बात करेंगे ब्रॉडगेज का 100% विद्युतीकरण किया जाएगा 2023 तक, ठीक है। ये रेलवे लाइन है। हर हर घर नल जल और स्वच्छ जल आपूर्ति 2024 तक किया जाएगा। टीबी मुक्त, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, 2025 तक होगा। सड़क दुर्घटना में मौतों को 50% घटाना 2024 तक किया जाएगा। इंडियन इकोनॉमी को की जीएसटी को बनाना 2024 से 25 तक, ठीक है। सॉरी, इंडियन इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन बनाना 2024 से 25 तक। मलेरिया उन्मूलन, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, 2030 तक। फिर कुल वाहनों में 30% इलेक्ट्रॉनिक वाहन शामिल करने की जो लक्ष्य 2030 तक है। HIV एड्स को ख़त्म करना 2030 तक रखा गया। भारतीय रेलवे को ग्रीन रेलवे बनाना, ये 2030 तक है। और HFC के उपयोग को 80% कम करना, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, 2047 तक। भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य 2047 तक है। और डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का जो लक्ष्य रखा गया 2024 तक, ओके। फिर पुरस्कार की बात कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है काफ़ी। सबसे पहला अगर हम बात करें, साइंटिफिक ऑफ द ईयर अवार्ड DRDO हेमंत कुमार पांडे को दिया गया है। DSP ICTP एंड IMV रामानुजन पुरस्कार नीना गुप्ता, पहले भी बात कर चुके हैं। यूनेस्को कलिंग पुरस्कार ये जीन पियरे को दिया गया है। WHO महानिदेशक पुरस्कार हेनरी एटा लेविस को दिया गया है, USA के हैं। 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, ये गोवा में इसका आयोजन हुआ। सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात करें गोल्डन पिकॉक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करें जितेंद्र बिकुलाल जोशी, ठीक है। अभिनेत्री कौन है, एंजेला मोलिना है। और अगर बात करें सबसे अनुकूल राज्य है यूपी है। फोकस देश ब्रिक्स रखा गया है, ओके। फिर बात करें 6वां ब्रिक्स फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2021, इसमें सर्वश्रेष्ठ जो पुस्तक है फिल्म है द सन ऑफ मी नेवर सेट्स, ठीक है। और ये रूसी फिल्म है। और अभिनेता की अगर बात करें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है, धनुष राज, जो कि इनकी मूवी थी असुरन। अभिनेत्री की बात करें लारा बोल्डोरिनो, ब्राज़ील की हैं, ठीक है। फिर अगर बात करें 78वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड, इसमें सर्वश्रेष्ठ जो फिल्म है नोमैड लैंड है, अभिनेत्री एंड्रा डे। और अभिनेता की बात करें तो चैडविक बोसमैन है, ओके। फिर बात करें 93वां ऑस्कर अवार्ड, इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म नोमैड लैंड को ही दिया गया। और अभिनेता कौन, एंथनी हॉपकिंस हैं। अभिनेत्री हैं फ्रांसिस मैकडोरमंड, नोमैडलैंड, ओके। फिर बात करें तिलोत्तमा सोम, ये यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार इन्हें दिया गया है, ओके। फिर अनुपम खेर न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हैप्पी, इनकी जो फिल्म है हैप्पी बर्थडे है, ओके, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अमिताभ बच्चन इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स 2021 से सम्मानित किया गया है। 74th बाफ्टा अवार्ड ब्रिटिश कंपनी के द्वारा दिया जाता है। इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात करें नोमैडलैंड है। अभिनेता है एंथनी हॉपकिंस और अभिनेत्री की बात करें मैकडोमंड है, ओके। फिर बात करें मास्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो रखी गई मराठी फिल्म, श्रेष्ठ विदेशी फिल्म या विदेशी भाषा में, ठीक है, पुगलिया इसका मूवी का नाम है। फिर अगर बात करें 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, ओके, तो इसमें सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म मरक्कर अराबिका डालिनी सिंगम, ठीक है, ये मलयालम की मूवी है। और हिंदी फिल्म की बात करें छिछोरे हैं। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करें मनोज बाजपेयी भोसले, हिंदू, और धनुष है। फिर अभिनेत्री की बात करें कंगना रनौत है। और पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म वाटर बोरियल है,
ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की ये मूवी है। इसके निर्माता कौन है? शांतनु सेन है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म फेस्टिवल की बात करें तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म तो पैरासाइट है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म तानाजी, और अभिनेता की बात करें अक्षय कुमार, अभिनेत्री दीपिका पादुकोण, वेब सीरीज अनुराग बासु, और क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर की बात करें तो सुशांत सिंह राजपूत को मिला है। फिर इंडियन आईसीसी अवार्ड ऑफ द डिकेड की बात करें, पूरे डिकेड की बात हो रही तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आईसीसी मेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड, इसमें विराट कोहली, और फीमेल की बात करें तो एलिस पेरी है। आईसीसी दशक का सर्वश्रेष्ठ टी20 खिलाड़ी राशिद खान, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड ये महेंद्र सिंह धोनी को जाता है। फिर अगर बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ हॉकी पुरस्कार की बात करेंगे, प्लेयर ऑफ द ईयर हॉकी की बात हो रही है, ठीक है। सो प्लेयर ऑफ द ईयर इसमें हरमनप्रीत कौर, और मेल में है, फीमेल में गुरजीत कौर है। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर की बात करें तो PR श्री जेस हैं, फीमेल में सविता पुनिया है। वेस्ट राइजिंग स्टार की बात करें विवेक सागर प्रसाद हैं, और फीमेल की बात करें शर्मिला देवी हैं। कोच ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? ग्राहम रोड को। ओके। विजडम अलमैनाक सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर किसे चुना गया है 2010 के लिए, जो कि 2021 में बताया गया है? विराट कोहली। लारियस अवार्ड की बात कर लें, लारियस वर्ल्ड स्पोर्ट पुरस्कार ये स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर नोमी ओसाका, और मैन की बात करें तो राफेल नडाल हैं। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? बिली जिन किंग को दिया गया है। और टीम ऑफ द ईयर FC बायर्स फुटबॉल, और कम बैक ऑफ द ईयर मैक्स पैरेट को दिया गया है। ओके। और फिर अगर बात करें मिस इंडिया USA 2021, USA की बात हो रही है, वैदेही डोंगरे मिशिगन की हैं। और JT बिरला पुरस्कार ये किसे दिया गया है? प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती, ठीक है, इंजीनियर हैं, ये इंजीनियरिंग में दिया जाता है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 5 व्यक्तियों को दिया गया है। इसमें फिरदौसी कादरी, मोहम्मद अहमद साकिब, रॉबर्टो मुंशी, स्टीव मुंशियो, और वाच डाक को दिया गया है। ओके। रेमन मैग्सेसे 5 लोगों को दिया गया। ये एशिया का नोबेल भी जाना जाता है। लोकमान्य तिलक पुरस्कार किसे दिया गया है? ये पुरस्कार 2021 में दिया गया। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार पूनावाला सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ठीक है, इन्होंने कोविशील्ड बनाया है। ओके। फिर अगर बात करें हम प्रतिष्ठित डायना अवार्ड 2021 किसे दिया गया? देवांशी रंजन को दिया गया है, ठीक है। ये लाडली फाउंडेशन के साथ वर्क करती थी, जो शिक्षा में काफ़ी अच्छा योगदान किया इन्होंने। प्रतिष्ठित डायना अवार्ड, ओके, देवांशी रंजन। फिर अगर बात करें ओलंपिक लॉरेन अवार्ड, ये मोहम्मद यूसुफ को दिया गया, ये बांग्लादेश के रहने वाले हैं। फिर अगर हम बात करें नेशनल मंडेला नोबेल शांति पुरस्कार, ये अजय शर्मा को दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार ये विहान पन्नव अग्रवाल को दिया गया है। कचरा रिसाइकलिंग प्रोसेस करने के लिए इन्हें दिया गया अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार। राष्ट्रीय पुरस्कार, ठीक है, राष्ट्रीय पुस्तक पुरस्कार किसे मिला है? हील ऑफ ए बुक, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, पर्यावरण से संबंधित कुछ अवार्ड की बात कर लेते हैं, जिसमें कि विटली अवार्ड 2021, ग्रीन ऑस्कर अवार्ड भी इसे बोला जाता है, ये न्यूक्लियोफोम को दिया गया है। ये नोमैडलैंड की पर्यावरणविद हैं, ठीक है। ग्रीन ऊर्जा अवार्ड ये 2021 में किसे दिया गया है? IREDA को दिया गया है, ठीक है। ये नोमैडलैंड की ये भी पर्यावरणविद हैं। ओके। फिर अगर बात करें इंडियन ग्रीन एनर्जी अवार्ड, ये किसे दिया गया है? छत्तीसगढ़ को। ओके। फिर अगर बात करेंगे सुभाष चंद्र बोस पर्यावरण आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी को डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस पर्यावरण आपदा पुरस्कार दिया गया है। वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार ये PM मोदी को दिया गया है। ये किसके द्वारा दिया जाता है? कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएशन के द्वारा, ठीक है।
फिर अगर बात करें पत्रकारिता से संबंधित, इसमें कौन किसे दिया गया? गुइ गुइलेर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 मारिया रेसा को दिया गया है। ओके, और चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर ये द हिंदू ग्रुप को दिया गया है। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग नए टॉपिक पे। प्रमुख निधन जो कि काफ़ी चर्चे में रहे हैं, इनसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं। विपिन रावत सबसे पहले बात करेंगे। ये भारत के पहले चीफ डिफेंस स्टाफ थे। ठीक है, इनका 8 दिसंबर को 2021 में तमिलनाडु के कुन्नूर के पास में हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। ठीक है, जिसकी वजह से इनका निधन हो गया। और इसमें 14 अन्य व्यक्ति थे जिनका निधन हो गया, इनकी वाइफ भी थी। ठीक है, फिर बात करेंगे विनोद दुआ, ये हिंदू पत्रकार थे, हिंदी पत्रकार थे। फिर तारक सिन्हा की बात करेंगे, ये क्रिकेट कोच हैं और द्रोणाचार्य पुरस्कार भी इन्हें मिला है। मन्नू भंडारी हिंदी लेखिका हैं, व्यास सम्मान 2008। और इनके उपन्यास की बात करें, महाभोज, आकट, बंटी और यही सच है, इनकी काफ़ी चर्चा में रहते हैं, एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। डॉक्टर सुरेश यादव से सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक। ठीक है, मिल्खा सिंह जो कि धावक हैं, काफ़ी चर्चा में रहते थे। ठीक है, और फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता था। इनका जो जन्म गोविंदपुर पाकिस्तान में हुआ था 1929 में। इनकी जो बुक्स है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, द रेस ऑफ माई लाइफ, और इन पे एक मूवी बनी है भाग मिल्खा भाग, जिसके निर्देशक की बात करें राकेश ओम प्रकाश और अभिनेता फरहान अख्तर हैं। बाबा साहेब पुरकंजी लेखक व इतिहासकार। दिलीप कुमार, बाबा साहब पुरकंजी, इनका भी निधन हो गया। दिलीप कुमार ये एक अभिनेता थे, इनका जो मेन नाम था यूसुफ खान था। और 1994 इन्हें दादा शाह फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया। और अगर बात करें इन्हें निशान इम्तियाज जो कि पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान है, उसे भी सम्मानित किया गया। ओके, फिर और भी कुछ लोग हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, उनकी बात कर लेते हैं। कल्याण सिंह जो कि यूपी के पूर्व सीएम थे। फिर चौधरी अजीत सिंह जो कि राष्ट्रीय लोक दल के संस्थापक थे। और सुंदरलाल बोगड़ा जो कि पर्यावरणविद थे और चिपको आंदोलन की इन्होंने शुरुआत की थी। ठीक है, वृक्ष मित्र भी इन्हें कहा जाता है। एम नरसिम्हन आरबीआई के पूर्ण गवर्नर थे। और रीता फोगाट जो कि कुश्ती की एक खिलाड़ी थी। ठीक है, और माइकल कोलिंस ही अंतर्राष्ट्रीय यात्री अमेरिकी थे। और फातिमा और जकारिया ये पत्रकार और लेखक हैं। लक्ष्मी नंदन बोरा साहित्य अकादमी अवार्ड से इन्हें नवाजा गया था, इनका निधन हो गया। वनराज भाटिया प्रख्यात संगीतकार थे, जिनका निधन हो गया। रामस्वरूप शर्मा वर्तमान लोकसभा सांसद थे, यूपी से, नहीं एसपी हरियाणा से। रघुनाथ महापात्रा प्रख्यात मूर्तिकार थे। और यशपाल शर्मा जो कि क्रिकेटर थे। ठीक है, इतने सारे लोग हैं, इनसे इस तरह कहीं कुछ नहीं आने वाला। संगीत की बात कर लेंगे। ठीक है, संगीत में जो कि ग्रैमी अवार्ड काफ़ी फेमस रहता है, 63वां ग्रैमी अवार्ड्स, इसकी शुरुआत अगर बात करेंगे 1969 से हुई, नहीं 59 से हुई, सॉरी। और एल्बम ऑफ द ईयर इसमें किसे मिला है? फोकलोर। ठीक है, फोकलोर को दिया गया। सॉन्ग ऑफ द ईयर आई कॉन्ट ब्रीथ। ओके, वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 सुरेश मुकुंद को दिया गया। टेलीविज़न क्षेत्र में ये पहले भारतीय जो ये अवार्ड इन्होंने पाया है। ओके, अन्य की बात कर लें 2021 में नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार रुमाना सिन्हा को दिया गया। ई पंचायत पुरस्कार प्रथम इसमें कौन है? यूपी है, सेकंड है असम और छत्तीसगढ़। फिर बात करें विश्व खाद्य पुरस्कार शकुंतला हरक को दिया गया है। विश्व में सर्वश्रेष्ठ बैंक का खिताब डीबीएस बैंक को सिंगापुर दिया गया है। और गांधी शांति पुरस्कार की बात करेंगे 2019 तो सुल्तान काबूस ओमान। और 2020 की बात करेंगे शेख मुजीबुर रहमान। और ये पुरस्कार 2021 में दिया गया है। ठीक है, 2021 की तो बात ही नहीं है, 2019 और 20 के लोगों को दिया गया है। और 2021 में इन लोगों को पुरस्कार मिला है। ठीक है, गांधी शांति पुरस्कार। फिर बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियनशिप पुरस्कार, ये किसे दिया गया? अंजलि भारद्वाज को। ठीक है, कलिंग रत्न पुरस्कार ये विश्वभूषण हरिचंदन को दिया गया है।
ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड फुमजिले दक्षिण अफ्रीका को, और चेंज मेकर अवार्ड फारूक फैजाहर बांग्लादेश को। सिविल इंजीनियर में उत्कृष्टता के लिए ब्रुनेल मेडल किसे दिया गया? मागदेगू जल विद्युत परियोजना को दिया गया है। ठीक है, प्रमुख त्यौहार की बात कर लेंगे। प्रमुख त्यौहार अगर आप एक बार रट लेते हैं, ठीक है, तो बार बार आपको, क्योंकि हर साल यही त्यौहार मनाए जाते हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते। सो ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करेंगे 2021 के राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व जो कि चर्चा में है। ठीक है, सबसे पहले जो हमारा नेशनल पार्क है, गुरु घासी नेशनल पार्क और तमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये छत्तीसगढ़ में है। दोनों को संयुक्त रूप से टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। ठीक है, तो इसमें आपको याद करने की क्या ज़रूरत है, बस उसका राज्य और कहाँ पे है। गुरु घासी नेशनल पार्क और तमोर कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, भितरकनिका उड़ीसा आपको रटा होगा। और यहाँ पे क्या हुआ, चक्रवात यास के कारण बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, इसके लिए ये चर्चा में रहा था। जिम कार्बेट नेशनल पार्क, इसका नाम चेंज कर दिया गया है राम गंगा नेशनल पार्क, क्योंकि राम गंगा नदी पे ये पार्क स्थित है, नेशनल पार्क स्थित है, इसलिए इसे कहा गया। और सबसे पहले इसलिए भी चर्चा में क्योंकि यहाँ पे महिलाओं को गाइड के तौर पे रखा गया है। ठीक है, और जैसे कुछ मतलब बहुत सारे लोग घूमने जाते हैं, टूर्स करने जाते हैं, उसमें गाइड की ज़रूरत होती है, तो इसमें महिलाओं की नियुक्ति हुई है। ठीक है, पहली बार भारत में ऐसा पहली बार किसी क्षेत्र में हुआ है। तो ये कहाँ पे है? यूके। ठीक है, उत्तराखंड में। फिर काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है। इसमें ये क्यों चर्चा में है? सैटेलाइट फ़ोन से लैस पहला नेशनल पार्क है और एकमात्र गोल्डन टाइगर काजी 106F जो कि देखा गया है। ठीक है, पूरे इंडिया का एकमात्र गोल्डन टाइगर है। फिर अगर बात करें राजस्थान में 3 नेशनल पार्क हैं जिन्हें टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। सॉरी, रणथंभौर टाइगर रिजर्व और रामगढ़ विषधारी और मुकुंदरा टाइगर रिजर्व, ये पूछे भी जाते हैं। ये राजस्थान में ही, तीनों को जोड़ने के लिए टाइगर कॉरिडोर बनाया जा रहा है। ओके, फिर अगर बात करें पन्ना की बात करेंगे, ये एमपी में है। ठीक है, यूनेस्को के संरक्षित जैव मंडलों की वैश्विक नेटवर्क में इसे शामिल किया गया है। ठीक है, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। ओके, फिर बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, ये भी एमपी में है। भारत का पहला हॉट एयर बैलून सफारी शुरुआत की गई है। फिर उसके बाद बात करेंगे पीलीभीत की। पीलीभीत यूपी में है। यहाँ पे बाघों की आबादी दोगुनी हो गई है। ठीक है, तो इसके लिए इसे पुरस्कार दिया है, TX2 पुरस्कार मिला है। ठीक है, फिर पक्के टाइगर रिजर्व, ये अरुणाचल प्रदेश में है। ओके, फिर पेंच टाइगर रिजर्व, ये अभी हाँ, पेंच टाइगर रिजर्व जो कि एमपी में है। बाघों की सबसे अधिक मौत यहाँ पे हुई। फिर बात करेंगे वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, ये बिहार में। जुलाई 2021 में 150 गिद्धों को पुनः देखा गया, क्योंकि यहाँ पे माना जा रहा था कि गिद्धों की संख्या बहुत कम हो गई है, बट यहाँ पे बहुत सारे गिद्धों को फिर से देख लिया गया है। फिर अमराबाद टाइगर रिजर्व, ये तेलंगाना में है। 14 नए बाघ यहाँ पे देखे गए हैं। ओके, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, ये एमपी में है। और नेटवेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज अवार्ड इसे दिया गया है। फिर देहिंग पटकई, ये असम में है। असम का 7वां नेशनल पार्क है, जो कि इंडिया में किसी राज्य में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क की बात करेंगे तो असम में हो जाएगा। करलापट, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये उड़ीसा में है। यहाँ पे 6 हाथियों की मौत हो गई हमरीज सेप्टिसेमिया रोग के कारण। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। भारत व विश्व के द्वारा लॉन्च अंतरिक्ष मिशन की बात कर लेंगे, तो जो कि आगे आने वाले समय में लॉन्च किए जाएंगे, और या कुछ लॉन्च किए जा चुके हैं। अबे यार, अगर सबसे पहले की बात करते हैं तो EOS-03 जो कि GSLV F10 के द्वारा लॉन्च किया गया। ये भारत का पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह था, जो कि
नए तर्ज पे था जो कि असफल हो गया, ठीक है। फिर अगर हम बात करेंगे अमेजोनिया 01 जो कि PSLV C51 के द्वारा लॉन्च किया गया, ब्राज़ील द्वारा तैयार किया गया पहला पृथ्वी अवलोकन है। फिर उसके बाद अगर बात करेंगे ब्राज़ील द्वारा तैयार किया गया पहला पृथ्वी अवलोकन, फिर रिसैट 1 2021 में लॉन्च किया रडार इमेजिंग उपग्रह भूमि आधारित मिशन है। फिर गगनयान प्रथम जून 2022 में लॉन्च किया जाएगा, मानव रहित ये यान है। आदित्य एल1 2022 में सूर्य के कोरोना एरिया को के अध्ययन के लिए ये लॉन्च किया जाएगा। भारत का पहला मिशन होगा जो सूर्य के लिए भेजा जाएगा। फिर अगर हम बात करें चंद्रयान 3 ये 2022 में लैंडर और रोवर को चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए भेजा जाएगा। गगनयान 2 2022-23 में भेजा जाएगा। और निशार ये जनवरी 2023 में नासा और इसरो के बीच की संयुक्त परियोजना है। शुक्रयान 1 2024 में शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए भेजा जाएगा। और मंगलयान 2 2024 में मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए ऑर्बिटर लैंडर और रोवर को भेजा जाएगा। कुछ अन्य इम्पॉर्टेंट बात कर लेते हैं, जैसे कि बात करें भारत में उड़ीसा में 3 मगरमच्छ प्रजातियां पाई जाती हैं, जो कि केवल एक ही ऐसा राज्य है जहां 3 प्रजातियां पाई जाती हैं। भारत में पहला पॉलिनेटर पार्क नैनीताल यूके में, पहला थैलाबंक लखनऊ, पर्यावरण अनुकूल खादी प्राकृतिक पेंट लॉन्च किया गया नितिन गडकरी, ठीक है। भारत का पहला वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन केंद्र की बात करें तमिलनाडु चेन्नई है। अटल पर्यावरण भवन लक्षद्वीप है। अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान यूपी गोरखपुर में है, बनाया जा रहा है, ठीक है। अगर बात करें भारत का पहला लाइकेन पार्क ये मनुष्याही यूके में स्थापित किया जा रहा है। विश्व नेटवर्क में शामिल बायोस्फीयर रिजर्व पन्ना टाइगर रिजर्व है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा संयुक्त राष्ट्र परितंत्र पुनर्स्थापन दशक 2000 किसे घोषित किया 2021 से 2030 तक घोषित किया गया है। परितंत्र पुनर्वास दशक घोषित किया गया है, ठीक है। पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र की बात करें तो उत्तरकाशी यूपी, समुद्र शैवाल तमिलनाडु। फिर अगर हम बात करें विश्व जल दिवस बात कर लिए थे, ठीक है, 22 दिसंबर को मनाया जाता है। और इसका जो थीम थी कैच द रैन, ठीक है। और गेन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट इसी दिन लॉन्च किया गया है बाई PM के द्वारा, ठीक है। जल शक्ति मंत्रालय MP व UP की संयुक्त योजना है। मोटे अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2030 घोषित किया गया संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा, ठीक है। फिर भारत का पहला थंडर स्टॉर्म रिसर्च परीक्षण केंद्र स्थापित किया जा रहा है उड़ीसा में। पहला जेंडर पार्क कोझिकोड केरल में, पहला इंडोर स्की पार्क कुफरी में बनाया जा रहा है। पहला क्रिप्टोग्राम गार्डन पार्क उत्तराखंड में, पहला वैनेडियम आधारित हरित ऊर्जा संयंत्र सिक्किम, पहला विश्व का पहला प्लेटिपस अभयारण्य ऑस्ट्रेलिया में मनाया जा रहा है। और सम्मेलन की मैंने बात ही कर ली थी, ठीक है। COP26 सम्मेलन का आयोजन जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ, जबकि COP27 का आयोजन मिस्र अफ्रीका के देश में होगा 2022 में। विश्व ओशन डे 16 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। फिर बात करें भारत का पहला डुगोंग संरक्षण केंद्र तमिलनाडु के दक्षिण पूर्व तट पर खाड़ी में मनाया जा रहा है। फिर अगर हम बात करेंगे प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश भारत है। और NTPC का 25 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर परियोजना सह्याद्री थर्मल पावर प्लांट बनाया जा रहा है। भारत का सबसे ऊंचा हर्बल पार्क चमोली उत्तराखंड में वृक्षारोपण अभियान आज़ादी अमृत महोत्सव के तहत कोयना मंत्रालय के द्वारा बनाया जा रहा है। और हवा को CO2 से सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट आइसलैंड और ग्रो ग्रीनिंग अभियान कोयना मंत्रालय के द्वारा 23,385 हेक्टेयर में पेड़ लगाए जाएंगे, ठीक है। ग्रो ग्रीन अभियान के द्वारा सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश थाईलैंड बन गया है,
ठीक है। ये कोरल और मूंगा को नुकसान पहुंचाने के लिए नुकसान पहुंचाते थे, ठीक है। प्रोजेक्ट बोल्ड आप तो जान ही चुके हैं, राजस्थान में हरित आवरण बढ़ाने के लिए। और राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र पटना में बनाया जा रहा है। गंगा डॉल्फिन के लिए प्रथम वेधशाला भागलपुर बिहार। भारत का पहला कार्यात्मक स्मॉग टावर जो लॉन्च किया गया है दिल्ली में। विश्व पर्यावरण दिवस 2021 पर पीएम मोदी ने पुणे में पायलट योजना को लॉन्च किया। इसके तहत ई इथेनॉल वितरण स्टेशन और उद्घाटन का आयोजन किया जाएगा। रामानुजन पुरस्कार नीना गुप्ता, ये तो बता ही चुकी है। रामसर साइट्स की बात हो चुकी है, ठीक है। आई थिंक सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल DTM एजुकेशन। सो आज जो हमारा टॉपिक है ये ब्रांड एम्बेसडर के बारे में। 2021 से जितने भी इम्पॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर हैं उन सभी की बात करेंगे, ठीक है। और ये एक वीडियो में दो चार मिनट में सारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आप बने रहिए हमारे पूरी वीडियो में। सो स्टार्ट सबसे फर्स्ट करते हैं। नितिन गडकरी, ठीक है, ये खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करें कुलदीप भांडू, ये फिट इंडिया मूवमेंट के, कुछ नाम से ही लग रहा है कि एकदम मतलब लंबा चौड़ा आदमी होगा, कुछ हांडू टाइप में, पता नहीं कैसा लग रहा है। सो फिट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। फिट इंडिया मूवमेंट के कौन है? कुलदीप भांडू हो जाएंगे। फिर उसके बाद अगर बात करें कंगना रनौत, यूपी में आप लोग तो ये तो हमेशा चर्चे में ही रहती हैं, तो आप लोग जानते होंगे, ठीक है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की है, ठीक है। फिर अगर हम बात करें रणवीर सिंह, ठीक है, तो ये नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन की ब्रांड एम्बेसडर हैं। फिर उसके बाद अगर बात करेंगे दिशा पटानी, ये एब्रेन की ब्रांड एम्बेसडर हैं। जैसे इनको अगर हम ट्रिक की बात करें, दिशा पटानी जैसे ब्रेन में ही घर कर जाती है, अगर कोई इनका एक बार मूवी देख ले तो किसी की ब्रेन में छा जाती है, ठीक है। सो इस टाइप से दिशा पटानी मतलब उसके ब्रेन को पटा लेती है, राइट। सो दिशा पटानी एम्ब्रेन के ब्रांड एम्बेसडर हैं। फिर पंकज त्रिपाठी फिनू पेमेंट बैंक के ये ब्रांड एम्बेसडर हैं, ठीक है। पंकज त्रिपाठी आप लोग तो जानते होंगे। फिर मनिका शिवकंत, ये जल संरक्षण हरियाणा की ब्रांड एम्बेसडर हैं, ठीक है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर पर्यावरण से कुछ चीज़ें आती हैं या गवर्नमेंट का कोई मोमेंट चल रहा है उसमें अगर कोई ब्रांड एम्बेसडर है तो वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो इसको याद रखना। मनिका शिवकंद ये जल संरक्षण अभियान जो चल रहा है हरियाणा में उसकी ब्रांड एम्बेसडर हैं, ठीक है। फिर अगर हम बात करें कृति सेनन, ठीक है, ये फॉसिल, ये अमेरिका की घड़ी कंपनी है जो घड़ी निर्माता है, ठीक है, उसकी ब्रांड एम्बेसडर हैं कृति सेनन। फिर उसके बाद बात करेंगे नीरज चोपड़ा जो कि प्रियंका चोपड़ा के पिताजी हैं और काफ़ी इन्हें अभी एक पुरस्कार भी मिला, क्या बोलते हैं यार, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला हुआ है, ठीक है, बैडमिंटन में। सो ये बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, ठीक है। और इन्हें ये टाटा AIA लाइफ की बैंकिंग धोखाधड़ी जागरूकता अभियान की ब्रांड एम्बेसडर हैं जो कि RBI के द्वारा चलाया जा रहा है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। फिर लवलीना बोरगोहेन, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। समग्र शिक्षा अभियान असम की ब्रांड एम्बेसडर हैं लवलीना बोरगोहेन, जो बता रहे थे कि किसी गवर्नमेंट के द्वारा या फिर इस सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अभियान चलाया जा रहा है या पर्यावरण से संबंधित कोई अभियान चल रहा है उसके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उनको ध्यान रखना। फिर देखो अवन लेखरा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेसडर हैं। फिर बात करें मीराबाई चानू, MV इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं अगर तो अक्षय कुमार की बात करेंगे। अक्षय कुमार बायोटेक्नोलॉजी फर्म माई लैब, ठीक है, और डिस्कवरी सॉल्यूशन, ये अक्षय कुमार इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। फिर अगर बात करेंगे युवराज सिंह, ये प्यूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हैं, ठीक है। विराट कोहली, ये वीवो और डिजिट इंश्योरेंस की ब्रांड एम्बेसडर हैं। सोनू सूद की बात करेंगे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोरोना वैक्सीनेशन कार्यक्रम जो पंजाब में चल रहा है उसके ब्रांड एम्बेसडर हैं, ठीक है। इतने सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट जो थे उनकी बात कर लिए, ठीक है। अगर एक दो छूट रहे हैं आप लोग मैनेज कर लीजिए, ओके। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ओके, बाय।
थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्रमुख त्यौहार और महोत्सव के जो कि 2021 में हो चुके हैं, ठीक है। और अगर एक बात इसमें है, अगर आप ये पढ़ लेते हैं, ठीक है, याद कर लेते हैं, तो ये त्यौहार हर साल मनाए जाते हैं। और जिस जिस स्टेट में हर साल उसी स्टेट में मनाए जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपने एक बार रट लिया तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। और अब बार बार तो पढ़ेंगे नहीं। सबसे पहला पॉइंट है एप्पल फेस्टिवल। एप्पल फेस्टिवल से थोड़ा गेस कर सकते हैं क्योंकि पहाड़ी एरिया में फलों का जो उत्पादन होता है अधिकतम होता है। तो पहाड़ी एरिया कहाँ पे पाया जाएगा? जम्मू कश्मीर। तो एप्पल फेस्टिवल जम्मू कश्मीर, ओके। फिर हिमालयन फिल्म फेस्टिवल, ये भी कहाँ होगा? हिमालय, लेह लद्दाख, ठीक है। सो लेह में हुआ है। फिर हार्नबिल महोत्सव, हार्नबिल ये एक जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। सो नागा एक जनजाति है, ठीक है, नागा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। ऐसा आपको लग नहीं रहा है कि आपने कभी यूट्यूब में देखा होगा जो लोग ब्लॉग्स बनाते हैं उसमें ये लोग अपनी सर पे सिंग जैसे लगाए होते हैं, हार्न लगाए होते हैं। तो उस हिसाब से आप रिलेट कर सकते हैं। तब हार्नबिल महोत्सव नागा, ठीक है, नागा एक जनजाति है। फिर उसके बाद बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, ये पणजी, ठीक है, गोवा पणजी में मनाया गया है। फिर उसके बाद अहरबल महोत्सव जम्मू कश्मीर, ठीक है। फिर बात करते हैं चेरी ब्लॉसम महोत्सव मेघालय, क्योंकि चेरी ब्लॉसम में ऐसा लग रहा है कि बहुत खुशी की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि मेघालय आप लोग जानते हैं कि सबसे ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र है। जहाँ पे मेघालय में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है वो क्षेत्र जो है चेरापूंजी है। तो उस हिसाब से आप याद कर सकते हैं चेरापूंजी कहाँ है? मेघालय में है। तो चेरी ब्लॉसम कहाँ पे होगा? मेघालय में होगा, ठीक। तो आगे चलते हैं। फिर बात कर रहे हैं 11वां सांस्कृतिक महोत्सव कहाँ पे हुआ है? पश्चिमी बंगाल में हुआ है। आप लोग जानते हैं कि जो सबसे ज़्यादा लेखक कहाँ से हैं? सबसे ज़्यादा लेखक पश्चिमी बंगाल के पाए जाते हैं, क्योंकि सबसे पहले जो शिक्षा का प्रसार हुआ था, बात यह है कि सबसे पहले जो अंग्रेज़ हैं या उससे भी पहले सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट पश्चिमी बंगाल का हुआ था। तो वहाँ पे ही होगा ना, संस्कृति की बात करेंगे हम लोग। कहाँ यूपी बिहार वाले इतना पिछड़े थे पहले, इतना ज़्यादा शोषण किया गया था इन लोगों का, क्योंकि ठीक है। तो उस हिसाब से संस्कृति महोत्सव, संस्कृति की बात कौन करेगा? जो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे। तो सब कौन होगा? पश्चिमी बंगाल, ठीक है। फिर उसके बाद बस याद करने के लिए ट्रिक की बात करें, क्योंकि आजकल तो सभी बराबर हैं लगभग, ओके। फिर अगर हम बात करते हैं रज महोत्सव, ये कहाँ मनाया गया? उड़ीसा में। फिर अगर बात करेंगे कलरव पक्षी महोत्सव, ये बिहार में। बिहार वाले भैया कमाल के हैं, कुछ भी महोत्सव मना देते हैं। सो कलरव पक्षी महोत्सव वैसे अच्छी बात है पक्षियों के संरक्षण के लिए या उनकी अ, ठीक है, बाकी सब आप समझते हैं। फिर आगे बात करते हैं काला चावल नमक महोत्सव, अभी ये चर्चा में था, ठीक है, जीआई टैग भी दिया गया था। तो यूपी सिद्धार्थनगर में इसको मनाया गया है। फिर स्ट्रॉबेरी महोत्सव, ये झांसी में, ठीक है। गुड़ महोत्सव, गुड़ तो सबसे ज़्यादा यूपी में होता है। यूपी में सबसे ज़्यादा गन्ने का उत्पादन होता है, क्योंकि सीतापुर उससे ज़्यादा, यूपी के सीतापुर में सबसे ज़्यादा गन्ना होता है, ठीक है। तो गुड़ महोत्सव कहाँ मनाया जा रहा है? सीतापुर, लखनऊ पास में ही, थोड़ा रिलेट कर लो, ठीक है। तो लखनऊ, क्योंकि लखनऊ राजधानी है तो लखनऊ में मनाया जाएगा। फिर केला महोत्सव कुशीनगर, ठीक है। फिर उसके बाद अगर बात करें, लोगों ने बहुत सारी ट्रिक्स में पढ़ा होगा, असम की बहू भाग गई, ठीक है। सो माघ बिहू कहाँ पे हो जाएगा? असम में हो जाएगा। शिल्पग्राम, ये भी असम में मनाया गया है। फिर सिक्मो महोत्सव भी कुछ थोड़ा अलग है, सो याद कर लो। सिग्मो महोत्सव गोवा में मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ऋषिकेश, यूके में, ठीक है। योग आप लोग रिलेट करना चाहते हैं कुछ इसमें, जैसे योग लग रहा है। योग सबसे जो पुराने ज़माने में होता था, अब तो जैसे योगा ट्रेनर हो गए हैं, कोई भी बन सकता है सीख के अच्छा खासा। पहले योगी जिन्हें ऋषि मानते थे वो लोग योग के बारे में बातें करते थे। सो ऋषिकेश, ठीक है, समझ आ रहा है कुछ? तो अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव देखिए ऋषिकेश हो गया उत्तराखंड में, ठीक है। आदि महोत्सव न्यू दिल्ली में हुआ है। फिर कंचूट महोत्सव कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। फिर मांडू महोत्सव एमपी में, मांडू एमपी, थोड़ा रिलेट कर लो, ठीक है।
फिर तोसली राष्ट्रीय शिल्प महोत्सव, ये उड़ीसा, ठीक है। उड़ीसा तोसली, ये कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। इसकी कुछ पहले पुराने ज़माने में राजधानी टाइप में थी, याद नहीं आ रहा है, बट ठीक है। तोसली राष्ट्रीय शिल्प महोत्सव कहाँ पे? उड़ीसा में मनाया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें, बुनालू महोत्सव तेलंगाना में, ठीक है। फिर हेरात महोत्सव जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर के भैया याद कर लो, क्योंकि अभी हाल ही में उसका यूनियन टेरिटरी में बनाया गया है, ठीक है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। उसमें कौन कौन से त्यौहार मनाए गए वो काफ़ी पूछा जा सकता है। ये हरेला त्यौहार उत्तराखंड में हो गया। पहले जो है मिस यूनिवर्स से स्टार्ट करते हैं। आप सभी तो ये तो न्यूज़ में ही छाई हुई, तो इनमें कुछ खास बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मिस यूनिवर्स का ताज अभी 2021 में किसे मिला? हरनाज सिंधु को मिला हुआ है। जबकि 2020 की अगर बात करें तो एंड्रिया मेजा, जो कि मैक्सिको की रहने वाली थी। फिर 2000 इंडिया में अभी तक 3 बार मिस यूनिवर्स का खिताब जीता जा चुका है, जो कि 2000 में लारा दत्ता के द्वारा और 1994 में सुष्मिता सेन के द्वारा, ठीक है। फिर अगर हम बात करेंगे आगे, जो हमारा पॉइंट है लोबी इंस्टीट्यूट एशिया पावर इंडेक्स, जिसमें कि बताया गया है कि सबसे शक्तिशाली देशों की सूची बताई गई है कि पूरे वर्ल्ड में सबसे शक्तिशाली देश कौन है। तो इसमें टॉप पर है अमेरिका है, उसके बाद चाइना और जापान है। भारत की रैंक इसमें 4th है, ठीक है। इंडिया को याद रखना कंपलसरी है, बाकी चीज़ें भूल जाओ, कोई ज़रूरत ही नहीं है याद करने की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये एक थिंक टैंक है, जैसे कि अपने यहाँ नीति आयोग और कुछ ऐसे होते हैं जो थिंक मतलब कैसे क्या वर्ल्ड में वेलफेयर किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। फिर आगे हम बात करेंगे सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। और 28वें सेनाध्यक्ष आप सभी जानते होंगे, जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। और करेंगे तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है, और इंडियन एयरफोर्स से 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। और पूर्व शक्ति 2021 जो अभी इसका सैन्य अभ्यास हुआ है, ये भारत और फ्रांस के बीच में होता है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें एक्वेरियम जो कि है वो भारत और मालदीव के बीच में एक अभ्यास होता है, ये भी सैन्य अभ्यास है, ठीक है। फिर अगर हम बात करें कि टेनिस कप है, ठीक है, उसे हम डेविस कप बोलेंगे। डेविस कप का विजेता, ये दिसंबर की न्यूज़ है सारी, ठीक है। दिसंबर 2021 में तो इसमें जो विजेता रहा है ये तीसरी बार रूस रहा है, ठीक है। इसकी तरफ से डेनियल मेदवेदेव मैदान में थे, और ये रूस का 3rd खिताब है, ठीक है। अगर सेकंड इन्होंने किसको हराया तो मारिन सिलिक को हराया है, ठीक है। और रूस की राजधानी की बात करें तो मास्को है, और यहाँ की जो करेंसी है रूसी रूबल है, ठीक है। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है व्लादिमीर पुतिन, ठीक है। फिर अगर हम बात करें अबू धाबी ग्रांड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस, ये रेस काफ़ी ज़्यादा मतलब हर कंट्री में होती है, तो इतना ज़्यादा इस पे गौर नहीं किया जाता, बट अगर अभी दिसंबर में हुआ तो जनवरी में एग्जाम है तो पूछ लिया जाता है, ठीक है। अबू धाबी ग्रांड प्रिक्स फार्मूला 1 किसने जीता है? मैक्स वर्स्टैपेन। जनरली क्या होता है कि लुइस हैमिल्टन और ये मैक्स दो ही लोग दिखते हैं फार्मूला 1 रेस में, ठीक है। तो इसने ये रेड बुल के रहने वाले हैं, ठीक है। और अधिकतर कौन? लुइस हैमिल्टन अधिकतर विजेता होते हैं जितनी भी रेस होती हैं। और फिर अगर हम बात करें कुछ और भी रेस की बात कर लेते हैं, जैसे कि सऊदी अरब का था, एक कतर का और ब्राज़ील का, यहाँ पे लुइस हैमिल्टन है। फिर अगर बात करें कि मैक्सिको और अमेरिका, तो यहाँ पे मैक्स वर्स्टैपेन, ठीक है। और अगर हम बात करें तुर्की की, तो तुर्की में वाल्टोरा बोबास, ठीक है। फिर हम चलते हैं अगली स्लाइड पे। पुरस्कार दिवस कब मनाया जाता है? आप सभी जानते होंगे 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। ये मानवाधिकार दिवस इसी दिन मनाया जाता है WHO के द्वारा, ठीक है, 10 दिसंबर को। और ये जो नोबेल पुरस्कार होते हैं ये स्टॉकहोम स्वीडन में इनका वितरण किया जाता है, ठीक है। ये इधर अक्टूबर में नोबेल पुरस्कार की घोषणा कर दी जाती है, उनका नेम बता दिया जाता है, इनको मिलने वाला है 10 दिसंबर को। इन सभी को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। और किस किस कैटेगरी में? 6 कैटेगरी में दिया जाता है, ठीक है। तो उनकी अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, ठीक है। फिजियोलॉजी में डेविड जूलियस और आर्थिन पैटी पाउटी, और रसायन में बेंजामिन सूजी। रसायन की अगर बात करें, जैसे रसायन में हम लोग इंटर हाई स्कूल में पढ़ते थे, बेंजीन की बात करते थे, ठीक है। जिसकी इस टाइप से स्ट्रक्चर होता था, षटकोर टाइप में ना। तो उस हिसाब से जैसे रसायन विज्ञान में क्या होता है, बेंजीन होता है, तो उसे याद कर सकते हैं, ठीक है। डेविड WC मैव। और फिर उसके बाद भौतिकी में बात करें, स्यूकरो मनावी और हैसलमैन और पेरिसी, ठीक है। 3 लोगों को दिया गया। साहित्य की बात करें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि एक बंदे को दिया गया, तो एक लोगों को दिया गया, तो ये काफ़ी पूछा जा सकता है। फिर संत की बात करें, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मारिया रसा और दिमित्री। फिर अगर हम बात करें कि आर्थिक में डेबिट कार्ड जोशुआ और गुइडो को दिया गया। फिर आगे हम चलते हैं। ओवर सूची 2021 दिसंबर में इसकी रिपोर्ट आई। इसमें क्या होता है कि दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची दी जाती है। इसमें 100 लगभग 100 का डाटा होता है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो सबसे टॉप पे है मैकेंजी स्कॉट है। फिर उसके बाद कमला हैरिस है। मैकेंजी स्कॉट आप लोग जानते हैं, जेफ बेजोस जो कि अमेज़न कंपनी के CEO, ठीक है। और इनकी जो इनको तलाक दे दिया है, ठीक है। तो वही इनकी वाइफ है, ठीक है, मतलब तलाकशुदा वाइफ है इनकी, जो टॉप पे हैं। फिर कमला कमला हैरिस आप लोग जानते होंगे, अमेरिका की उपराष्ट्रपति। फिर क्रिस्टीन लेगार्ड है। फिर भारतीय में अगर बात करें, भारतीय में 4 महिलाएं इसमें शामिल हैं।
और सबसे टॉप पे जो है निर्मला सीतारमण है, ठीक है। और अगर हम बात करें और कौन-कौन सी महिलाएँ हैं, तो उसमें हैं रोशनी नादर, किरण किरण मजूमदार और फाल्गुनी नायर, ठीक है। ये रोशनी नादर क्या है, एचसीएल कॉर्पोरेशन की सीईओ। फाल्गुनी नायर आप लोग तो जानते होंगी, नायका जो ब्रांड है ब्यूटी प्रोडक्ट, ठीक है, इसकी संस्थापक हैं। साहित्य पुरस्कार, ठीक है, इसमें महिला को किसे दिया गया है, जो कि दिव्या दत्ता को कलिंग साहित्य पुरस्कार दिया गया है और ये उड़ीसा की रहने वाली है, ठीक है। और अन्य पुरुष की बात करें अगर, मतलब जो पुरुष हैं, उसमें श्रीनिवास उदगाता और अरुण कमल, ठीक है। इसमें कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। और फिर हम बात करते हैं कि रामानुजन पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? ये नीना गुप्ता को दिया गया है, ठीक है। ये गणित में दिया जाता है, जो गणितज्ञ युवा होते हैं 18 से 45 वर्ष की एज के जो होते हैं, उन्हें ये पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। जो युवा लोग होते हैं उनमें गणित या कुछ वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए, कुछ नए-नए आइडियाज़ देने के लिए, ठीक है, कुछ नया करने के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है, इंडिया में दिया जाता है। फिर हम बात करेंगे रामसर साइट की बात करेंगे, ठीक है। रामसर कन्वेंशन साइट ये काफ़ी एग्ज़ाम में पूछी जाती है, क्योंकि हर किसी मंथ या ईयर में नई-नई साइट जोड़ी जाती हैं, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, तो ऐसे क्वेश्चन एक बनना कंपल्सरी होता है। तो हम बात करते हैं इसमें रामसर साइट में शामिल किया है गया है, जो कि यूपी बिजनौर से। अगर हम बात करें तो दिसंबर 2021 में रामसर साइट में जो शामिल किया गया है उसे हैदरगढ़ हैदरपुर जो शामिल किया गया यूपी बिजनौर में, बिजनौर से 10 किलोमीटर दूर ये स्थित है, ठीक है। और टोटल इंडिया में 47 साइट्स हो गई हैं, ठीक है। अगर हम बात करें रामसर कन्वेंशन का मतलब क्या होता है, इसके अनुसार क्या होता है कि आर्द्रभूमि क्षेत्र वे होते हैं जो कि स्थायी रूप से या मौसमी रूप से, स्थायी रूप से मतलब किसी नदी के किनारे या फिर समुद्र के किनारे जो मैंग्रोव होते हैं या फिर झील होती है या पर्वतों के किनारे जो भी है, ठीक है। और मौसमी रूप से कि और मौसम के अनुसार वहाँ पे अच्छा खासा पारागण हो जाता है, ठीक है। तो उस क्षेत्र को, ठीक है, मौसमी रूप से पानी से संतृप्त होते हैं, उन्हें आर्द्रभूमि क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत फिर कुछ चीज़ें, इसका उद्देश्य क्या होता है अगर हम बात करें, तो इसका मेनली उद्देश्य ये है कि आर्द्रभूमि संरक्षण और सतत उपयोग इसका मतलब इस प्रकार से दोहन ना किया जाए कि वहाँ पे रहने वाले जीव जंतु और आसपास के एरियाज़ को डिजर्ट बना दिया जाए या फिर कुछ ऐसा हो, ठीक है। तो उस हिसाब से और कुछ चीज़ें बात करें यहाँ पे, जैसे कि अंतर्देशीय आर्द्रभूमि, तटीय आर्द्रभूमि और मानव निर्मित आर्द्रभूमि, ठीक है। इसके इसके अंतर्गत 3 कैटेगरी बनाई गई हैं, ठीक है। अंतर्देशीय, तटीय और मानव निर्मित आर्द्रभूमि, ठीक है। तो अंतर्देशीय में जैसे कि दलदल, तालाब, झीलें, ठीक है, यहाँ पे झीलें लिखा हुआ है, झीलें आदि होती हैं। तटीय क्षेत्र में, तटीय तो जानते होंगे, समुद्र का किनारा होता है, ठीक है। तो खारे पानी के दलदल या मुहाने, मैंग्रोव हो सकते हैं। मानव निर्मित में जैसे फिश पॉन्ड होता है, जहाँ पे मछलियाँ पाली जाती है ना, उस हिसाब से। चावल के पेड़, ये सारी जो होती हैं राम